तो आज वाले लेक्चर्स के अंदर हम लोग जो है बेसिकली रिवीजन करने वाले हैं कौन से चैप्टर्स का, चैप्टर नंबर 2। और इस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स। ठीक है जी। और ये चैप्टर्स बेहद ही इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम के लिए। इस चैप्टर से 100% क्वेश्चंस आते हैं और पिछले साल तो कई सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं भाई। 2020 में 4 मार्क्स 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं। अभी आपको एक सीबीएसई का 2020 वाला क्वेश्चन पेपर सेंड किया है। 2021 में एग्ज़ाम हुआ नहीं था, 2022 में जो है वो एमसीक्यू वाला उस टाइप का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो 2020 का आपको क्वेश्चन पेपर दिया है। 2019 वाला भी क्वेश्चन पेपर देखोगे आप, उसमें कई सारे क्वेश्चंस आए हुए। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और आपके टीएस ग्रेवाल सर के बुक के अंदर टोटल अनसॉल्व क्वेश्चन जो है वो 88 है और इलिस्ट्रेशन जो है 64 या 63 के अराउंड इलिस्ट्रेशन है। तो काफ़ी बड़ा चैप्टर्स है ये। ओके, तो आओ ज़रा स्टार्ट करते हैं हम लोग ये चैप्टर्स का रिवीजन। इस चैप्टर को सिंपल टर्म में फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। और इस चैप्टर्स में हमें जो टोटल टॉपिक्स पढ़ने हैं और यू कैन से टोटल पॉइंट्स जो कवर करने हैं, तो टोटल टॉपिक्स है हमारे पास 9। सबसे पहले हमें डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ना है। सेकेंड जो टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। थर्ड जो है पार्टनरशिप डीड का क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग होता है, किसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड, वो पढ़ना है। फोर्थ जो टॉपिक है वो है बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। फिफ्थ टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपके बुक में स्टार्टिंग में टोटल 6 अनसॉल्व क्वेश्चन है। ठीक है जी। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो इससे भी क्वेश्चंस आते हैं कई बार। 6 क्वेश्चन हैं जिसमें रूल्स वाले ये सब मिला के कवर होते हैं। थ्योरी वाले स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन है थ्योरी के ऊपर बेस्ड। उसके अलावा जो टॉपिक नंबर 6, 7, 8, 9 है, दीज 4 टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर्स, क्योंकि आपके जो न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस है यही सारे टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड हैं, कवर करते हैं। थ्योरी वाला टॉपिक्स भी क्या होता है, न्यूमेरिकल में काम आता है, हेल्प आता है, बट मेनली जो न्यूमेरिकल और यू कैन से प्रैक्टिकल वाले जो क्वेश्चंस है आपके बुक्स के अंदर, वो टॉपिक नंबर 6 से है, 7 से है, 8 से है और 9 से। ठीक है, तो 6 वाला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग पार्टनर्स, ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना हमें इसमें सीखना है। और 7th वाला जो टॉपिक है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखना है, फिक्स कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, यू नो वेरी वेल। एंड लास्ट के 2 टॉपिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, पास्ट एडजस्टमेंट्स एंड गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स वाला जो टॉपिक होता है बहुत ही आसान होता है। मुश्किल जो है बच्चों को टॉपिक नंबर 8 में आती है, पास्ट एडजस्टमेंट में, क्योंकि उसमें एक टेबल बनाना पड़ता है। ठीक है, तो हमें मेनली जो है आपको ये टोटल 9 टॉपिक जो है मैं आपको कवर कराऊंगा और कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, और दिस इज द रिवीजन लेक्चर्स, राइट। हम लोगों ने ये सारे चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। ये पूरा चैप्टर नंबर 2 जो है इसके सारे क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व करे थे क्लास के अंदर। तो आओ जरा स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है इस वाले डेफिनेशन से। ठीक है जी, कभी कभी आने के चांसेस रहते हैं, कई बार नहीं भी देता है, और बहुत ही आसान है। और वैसे भी अगर पार्टनरशिप पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। सॉरी, पार्टनरशिप फॉर्म नहीं, पार्टनरशिप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। तो देखो, सबसे पहले आपको एक जो याद रख लेना है, क्या, पार्टनरशिप एक्ट, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो 1932 में जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले ही हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है अंग्रेजों के टाइम ही बना था। जो एक्ट वही सेम चलते हुए आ रहा है। ठीक है जी। अब उसमें बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, तो सेक्शन 4 में पार्टनरशिप को डिफाइन किया हुआ है। आपको सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, पार्टनरशिप एक्ट आप याद रख लोगे, थ्योरी वगैरह में क्वेश्चन आएंगे तो आप लिख सकते हो कहीं पे, अदरवाइज आप नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा। तो पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, ये सेम डेफिनेशन से आपको लर्न कर लेना है 1 मार्क्स के लिए। पार्टनरशिप इज द रिलेशंस बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब इस डेफिनेशन में ये 2 लाइन का डेफिनेशन है और इस डेफिनेशन में मेन 5 पॉइंट्स है जो कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है। कौन कौन सा सर, एक तो है पर्सन्स, दूसरा है अग्रीड का मतलब अग्रीमेंट, तीसरा होता है शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, चौथा होता है बिजनेस, एंड 5वां होता है ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जिसको कैरी कौन करेगा, इस बिजनेस को चलाएगा कौन, ऑल पार्टनर्स मिलके चलाएंगे। ठीक है जी, या फिर कोई एक पार्टनर चलाएगा ऑन बिहाफ ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। तो ये 5 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस डेफिनेशन में, और इन्हीं 5 पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बोलते हैं, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है जी। तो पार्टनरशिप का यही फीचर है। सबसे पहला क्या है, पर्सन्स का मतलब होता है 2 और मोर पर्सन। भाई साहब, एक पार्टनरशिप बिजनेस चलाने के लिए कम से कम कितने पर्सन की जरूरत होती है, मिनिमम 2 पर्सन। अभी जो हमने 11th क्लास में जो हम लोग पढ़ के आए थे, तो 11th में जितनी भी
अकाउंटिंग वाले चैप्टर्स जो हमने पढ़े थे अकाउंट्स के अंदर, ठीक है, जिसमें हम फाइनल अकाउंट मेनली बनाना सीखा था हमने लास्ट वाले चैप्टर्स में। सबसे पहले जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट। तो वो जो बिजनेस था वो सिंगल सोल प्रोप्राइटर बिजनेस था, सिंगल एक ओनर हुआ करता था उसमें। अब वहाँ पे एक ही मालिक होता था बिजनेस का, लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर वो है पार्टनरशिप। तो इसमें क्या होगा, इस बिजनेस का मालिक ओनर एक नहीं कम से कम 2 पर्सन और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहला जो आपका फीचर्स है पार्टनरशिप में क्या है, ये कह रहा है रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। पर्सन का मतलब 2 और मोर पर्सन्स हु हैव अग्रीड। अग्रीड का मतलब होता है अग्रीमेंट। शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, तो वो लोग किस लिए बिजनेस करेंगे, वो लोग प्रॉफिट्स कमाने के लिए बिजनेस करेंगे, और बिजनेस करेंगे टू शेयर दी प्रॉफिट्स, तो इसलिए बिजनेस भी आ गया। और बिजनेस में आपको लिखना है लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। लॉफुल का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। अगर मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट करा है, और बिजनेस स्टार्ट किस लिए करा है, मान लो स्मगलिंग का बिजनेस स्टार्ट करा है। स्मगलिंग का मतलब बिना टैक्स दिए हुए हम गुड्स जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो दैट इज अनलॉफुल बिजनेस। तो बिजनेस कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, ना कि अनलॉफुल। ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं अभी के डेट में, मान लो प्राइजेस जो है, ठीक है, वीट का, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, ये सब प्राइजेस इंक्रीज हो रहा है, सपोज हम उसकी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, या किसी भी गुड्स का अगर आप ब्लैक मार्केटिंग करते हो तो वो लॉफुल बिजनेस नहीं कहलाता है। शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, ऑलवेज रिमेंबर, इसमें वर्ड लिखा हुआ है डेफिनेशन में शेयर ऑफ प्रॉफिट्स है सिर्फ, बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स लॉसेस। अगर बिजनेस करते हैं 2 या 2 से अधिक पार्टनर्स मिलके, और उनको साल के एंड में अगर लॉस होता है तो लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसी रेशो में जिस रेशो में उन्होंने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अग्रीमेंट बनाया है। ठीक है जी। तो क्योंकि हम बिजनेस करते हैं ना, तो ये सोच के करते हैं, हमारा मेन मोटिव होता है टू अर्न दी प्रॉफिट। ठीक है, कोई भी इंसान बिजनेस करता है तो ये नहीं सोचता कि भैया हमें लॉस के लिए हम बिजनेस करेंगे, हम ऑलवेज प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस सोचते हैं। बट यदि लॉस भी हो जाता है बिजनेस में तो हम उसे भी क्या करेंगे, उसे भी सारे पार्टनर्स आपस में बांटेंगे। एंड द लास्ट वन इज, इस बिजनेस को कौन चलाएगा, कैरी कौन करेगा, ऑल पार्टनर्स मिलके या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कोई एक पर्सन, कोई एक पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आपको याद रख लेना है, टॉपिक नंबर 1 एंड 2, सॉरी फीचर्स 1 एंड 2। देखो मैं आपको साथ में डेफिनेशन मैंने करा दिया है, फीचर्स वाला पॉइंट करा रहा हूँ। ठीक है जी। तो फीचर्स में क्या है जी, 2 और मोर पर्सन। तो ये चीज़ याद रख लेना आपको कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए पार्टनरशिप के लिए, और मैक्सिमम भी लिमिटेशन दी हुई है। मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं एक पार्टनरशिप फॉर्म में, तो एक पार्टनरशिप फॉर्म में मैक्सिमम जो है 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। 50 से ज़्यादा होएगा अगर पार्टनर, तो वो फॉर्म जो है अनलॉफुल कहलाएगा, वो बिजनेस अनलॉफुल कहलाएगा, और वो बिजनेस यू कैन से कि वो पार्टनरशिप नहीं रहेगा। समझ रहे हो बात को। फिर तो सर एक बात बताओ, अगर मान लो 50 से ज़्यादा लोग कोई बिजनेस करना चाहते हैं मिलके, तो नहीं कर सकते, हाँ कर सकते हैं, बट पार्टनरशिप नहीं कर सकते। उसके लिए उन लोगों को कंपनी खोलना पड़ता है। ठीक है, और कंपनी वाला हमें बुक नंबर 2 और बुक नंबर 3 हमें पढ़ना है, टी.एस. अग्रवाल सर का। तो कंपनी भी जो है उसमें भी जो है आप सिंगल पर्सन भी बना सकता है, 1 पर्सन कंपनी होता है, 2 और मोर पर्सन भी बना सकता है, प्राइवेट कंपनी, और एक पब्लिक कंपनी भी होता है जिसमें मिनिमम 7 चाहिए और अनलिमिटेड होता है। और एक चीज़ और याद रख लेना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 शेयर होल्डर्स चाहिए होते हैं और मैक्सिमम उसकी 200 लिमिटेशंस होती है। लेकिन ये पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप का मिनिमम पार्टनर्स 2 होते हैं, मैक्सिमम जो होते हैं वो 50 पार्टनर हो सकते हैं। ये इससे क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। और एक चीज़ और याद रख लेना, ये लिमिटेशंस लिखा हुआ कहाँ है, तो सर ये जो लिमिटेशंस है ये पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा, दी कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है। ठीक है जी। ये लिमिटेशंस, कौन सी लिमिटेशंस, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं एक पार्टनरशिप फॉर्म में। तो ये चीज़ जो लिखा हुआ है वो कहाँ पे लिखा हुआ है, दी कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है। ठीक है। उसके अलावा दूसरा होता है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। जब आप पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करते हो या पार्टनरशिप वाला बिजनेस स्टार्ट करते हैं 2 या 2 से अधिक पर्सन मिलके, तो उनको एक अग्रीमेंट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और वो जो अग्रीमेंट है ना, या तो वो रिटर्न में हो सकता है या ओरल हो सकता है। याद रख लेना, अग्रीमेंट कैन बी ओरल और कैन बी रिटर्न, और यू कैन से ईदर ओरल और ईदर रिटर्न। अगर क्वेश्चन आएगा आपसे कि क्या पार्टनरशिप अग्रीमेंट कंपलसरी रिटर्न में होना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आंसर इज नो। इट कैन बी रिटन, इट कैन बी ओरल। बट जब वो पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो है अगर रिटन में मैं कर लूँगा, रिटन का मतलब स्टैम्प पेपर पे टर्म्स एंड कंडीशन लिख लेते हैं
कि इतने इतने पार्टनर्स हैं, इतने इतने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखेंगे हम आपस में, ये लोग कैपिटल इतनी रखेंगे, हमारा घर का एड्रेस कहाँ है, पार्टनरशिप बिजनेस कहाँ पे है, पार्टनरशिप किस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिख लेते हैं एक पेपर में, बेसिकली स्टैम्प पेपर में लिखा जाता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, पार्टनरशिप डीड बोल देते हैं, जो कि आपका टॉपिक नंबर कौन सा है, टॉपिक नंबर आपका 3rd है, पार्टनरशिप डीड। तो ऑलवेज रिमेंबर जो अग्रीमेंट होता है ना पार्टनरशिप का, तो वो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। सर जो पार्टनरशिप का जो अग्रीमेंट है, ध्यान से सुनना, जो अग्रीमेंट है, कौन सा अग्रीमेंट, पार्टनरशिप वाला अग्रीमेंट, वो जो है ओरल भी हो सकता है और रिटेन भी हो सकता है। जैसी वो रिटेन हो गया तो इसे हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोल देते हैं। समझ में आ गई बातें। अब जैसे रिटेन है तो इस रिटेन एक तरीके से ये डॉक्यूमेंट है, ये स्टैम्प पेपर, तो इस स्टैम्प पेपर पे क्या क्या चीज़ें लिखी होंगी, बहुत सारी चीज़ें, टोटल 20 आइटम्स लिखे होंगे मेन, इसके अलावा भी हो सकते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें, तो देखो जी, पार्टनरशिप जो डीड होता है, ध्यान से सुनना, पार्टनर 3rd टॉपिक पे हम आ गए हैं, 2nd और 1st ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, ध्यान से सुनो। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, डेफिनेशन पढ़ा दिया मैंने। तो सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है पार्टनरशिप मीन्स रिलेशंस बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share profits of a business carried by all or any of them acting for all। समझ रहे हो बात को, ठीक है, carried by all or any one of them acting for all, ये डेफिनेशन है। इसके फीचर्स, 2 और मोर पर्सन्स, अग्रीमेंट होना जरूरी है, चाहे ओरल हो चाहे रिटन हो, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस किस चीज़ के लिए होना चाहिए, टू शेयर दी प्रॉफिट्स, और प्रॉफिट ऑल्सो इंक्लूड्स लॉसेस। इसके अलावा बिजनेस को कौन चलाएगा, कोई एक पार्टनर, सारे पार्टनर्स के बिहाफ पे, या ऑल पार्टनर्स। अब इस पे एक छोटा सा 3 टॉपिक है, लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, इससे एक थ्योरी का क्वेश्चन आया हुआ आपके एग्जाम में, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स एंड नेचर ऑफ पार्टनरशिप, ये अभी आपको कराता हूँ। इसके पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया, ये क्वेश्चंस भी आपको दिखाएंगे। इसके पहले मैंने आपको ये बताया कि अगर पार्टनरशिप अग्रीमेंट, सर अगर कोई पार्टनरशिप अग्रीमेंट हम बनाते हैं तो वो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। जैसे ही वो रिटर्न अग्रीमेंट हो गया तो हम उसे पार्टनरशिप डीड कहेंगे, टॉपिक नंबर 3rd। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है, इट इज़ अ रिटर्न अग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स which contains the terms of agreement। A partnership deed should contain the following points। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या सा, कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए, ये सारे पॉइंट्स तो होने ही चाहिए, इसके अलावा और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है जी, नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस कहाँ है हमारा, ड्यूरेशन क्या रहेगा, कितने दिनों तक हम पार्टनरशिप फॉर्म चलाएंगे, 1 महीने, 2 महीने, 2 साल, 4 साल, 10 साल, अनलिमिटेड पीरियड। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर, सभी पार्टनर्स कितने कितने पैसे बिजनेस में लगाएंगे। फिर है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रहेगा, ड्राइंग्स क्या रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, सैलरी कमीशन मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, ठीक है, ये सारे। ऑडिटिंग, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग फॉर्म्स अकाउंट्स, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, ये सारी चीज़ें इसमें लिखे रहते हैं। तो कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि ये जो जितने भी ये पॉइंट्स होते हैं ना पार्टनरशिप डीड में, इसमें से 4-5 पॉइंट बता दो जी, जैसे क्वेश्चन आए हुए हैं आपको दिखाएंगे। इसके अलावा एक और है टॉपिक, दैट इज 4th, ध्यान से सुनना, एक और टॉपिक है दैट इज 4th टॉपिक है क्या आपका, बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। 4th टॉपिक का क्या नाम है, बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। देखो जी, अग्रीमेंट जो है ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। जैसी रिटर्न अग्रीमेंट हुआ उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो रिटर्न एग्रीमेंट बनाने से कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, इसीलिए रिटर्न एग्रीमेंट बनाना चाहिए पार्टनरशिप फॉर्म में, अदरवाइज तो ओरल से भी काम चल जाएगा। क्या मेन 3 बेनिफिट्स होते हैं। नंबर 1, सभी पार्टनर्स को अपना राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ का पता चलता है, ठीक है जी, कि हमारी लायबिलिटीज़ क्या है, हमारे राइट्स क्या है पार्टनरशिप फॉर्म में, और हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं। दूसरा, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होएगा पार्टनर्स में, आपस में कई बार पार्टनर्स लड़ सकते हैं, अगर ओरल एग्रीमेंट होएगा तो वो लड़ सकते हैं कि भाई मेरे को प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए, मेरे को प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, यदि पार्टनरशिप डीड होएगा, मतलब रिटर्न में अग्रीमेंट होएगा, तो कोई भी ज़्यादा और कम प्रॉफिट्स नहीं मांग सकता। जब भी दिक्कत होगा तो हम क्या कहेंगे, भाई साहब ये रहा पार्टनरशिप अग्रीमेंट, ये रहा डीड, इसमें देख लो जी, जो तय हुआ है उसी के हिसाब से प्रॉफिट बांटेंगे, तो झंझट ही खत्म। तो कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगा तो वी कैन अवॉइड। एंड लास्ट है क्या, कोई भी डिस्प्यूट्स होएगा तो हम उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं। तो दीज आर दी 3 बेनिफिट्स फ्रॉम पार्टनरशिप डीड। नंबर 1, राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ईच पार्टनर्स का पता चलता है। नंबर 2,
अगर कोई भी क्या होएगा, डिस्प्यूट्स होएगा तो हम उसको आसानी से सेटल कर सकते हैं, और यदि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होएगा तो उसे हम आसानी से अवॉइड कर सकते हैं। तो दीज आर दी 3 बेनिफिट्स। हमने अभी तक 4 टॉपिक्स पढ़े। अब मैं आपको इन सबसे, इन जितने भी टॉपिक्स है, इनसे जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके पास्ट के एग्जाम में, सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में जो आया हुआ है, जो टर्म 1 टर्म 2 आपके स्कूल वगैरह में होता है, उसमें तो कई सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें हमने सिर्फ वो क्वेश्चन कवर करें जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए हैं इन सब टॉपिक से, थ्योरी क्वेश्चन। उसके पहले जरा ये 3 पॉइंट्स और पढ़ा दूं मैं, ध्यान से सुनो। एक होता है क्या, लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। दूसरा होता है लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। अगर मैं बात करूं, ये है पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है जी, ये है फॉर्म, और इसमें क्या होंगे, पार्टनर्स होंगे। मान लो मिस्टर ए बी और सी, तो पार्टनर्स की क्या लायबिलिटी है और पार्टनरशिप फॉर्म की क्या लायबिलिटी। पार्टनरशिप बोले ऑलवेज, दैट मीन्स कि पार्टनरशिप फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो पार्टनरशिप फॉर्म की क्या लायबिलिटी है, ध्यान से सुनना। पार्टनरशिप फॉर्म की लायबिलिटी होती है, ईच पार्टनर इज लाइबल ज्वाइंटली विद all other partners and also severally to the third party for all acts of the firm done while he is a partner। सिंपल सी बात है। और पर्सनल एसेट्स ऑफ ईच पार्टनर कैन बी यूटिलाइज फॉर पेइंग फॉर्म्स डेट। सिंपल बात बोलो तो आप ये याद रख लेना, अनलिमिटेड वर्ड है। अनलिमिटेड मतलब क्या होता है, सुनो। यदि ये पार्टनरशिप फॉर्म ने, इस पार्टनरशिप फॉर्म ने बिजनेस करा है, कोई बैंक से लोन लिया, और मान लो ये फॉर्म जो है बैंक को लोन पे नहीं कर पाती है, रीपे नहीं कर पाती है, लोन को चुका नहीं पाती है, तो उस केस में ये लोग जो पार्टनर्स है ना, पार्टनर्स के घर से, ठीक है, पैसे लाके और इस लोन को वापस करना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा। मतलब कि पार्टनर्स के पर्सनल एसेट से जो फॉर्म ने लायबिलिटी ली है, वो लायबिलिटी अगर फॉर्म ना चुका पाए तो पार्टनर्स के पर्सनल एसेट से उसको चुकाना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा। तो इसलिए पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती, ठीक है जी। पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती। समझ में आई बातें, ठीक है जी। जरा एक बार रिप्लाई कर दो। तो अगर जो भी लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म का होता है, यदि फॉर्म नहीं रीपे कर पाए तो पार्टनर्स को अपने घर के एसेट्स बेच के चुकाने पड़ेंगे। उसके अलावा है लायबिलिटी ऑफ पार्टनर। ध्यान से सुनना, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स क्या होता है। यदि पार्टनर जो है कोई बिजनेस करता है सिमिलर नेचर का, मान लो ये जो फॉर्म है इसके 3 पार्टनर है, ये किस चीज़ का बिजनेस है, शॉप है, किस चीज़ का, स्टेशनरी का शॉप है। अब स्टेशनरी का शॉप है और ये जो पार्टनर ए है ना, उसने अलग से वहीं पे बगल में सेम टाइप के दुकान खोल लिया है, स्टेशनरी शॉप उसने एक अलग से भी खोल लिया और ये पार्टनरशिप में भी कर रहा है। तो सेम टाइप का अगर बिजनेस कोई भी पार्टनर्स करेगा ना, तो उससे जितनी भी प्रॉफिट्स होंगी वो सारे प्रॉफिट्स माना जाएगा इसी फॉर्म ने कमाया, और सारे पार्टनर्स इसके प्रॉफिट्स में भी हिस्सा मांगेंगे। तो सिमिलर नेचर का बिजनेस जो है वो पार्टनर नहीं कर सकता है। अदरवाइज पार्टनरशिप में पार्टनर्स क्यों हैं, वो अलग होकर अपना अलग बिजनेस करे, ठीक है जी। तो अगर कोई पार्टनर सिमिलर नेचर का बिजनेस करता है और उससे कोई भी प्रॉफिट्स अर्न करता है, तो वो प्रॉफिट्स क्या होगा, पेड टू पार्टनरशिप फॉर्म को दिया जाएगा। और यदि, ध्यान से सुनना, इफ पार्टनर अर्न्स प्रॉफिट, अगर कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म के किसी भी एसेट्स को यूज करके, मान लो इसने 4 व्हीलर पार्टनरशिप फॉर्म का लिया और एक दिन जो है वो क्या कर दिया, उसने एज अ टैक्सी, ओला उबर में टैक्सी चला के मान लो उसने 10,000 रुपये कमा लिए, ठीक है जी। तो वो जो फायदा हुआ एक तरीके से, वो सारी इनकम इस फॉर्म को जाएगा, ना कि उस पार्टनर को जाएगा। तो कोई भी एसेट्स अगर यूज करता है पार्टनर, फॉर्म का एसेट्स पार्टनर को यूज करता है, उससे कोई भी बेनिफिट कमाएगा, कोई भी प्रॉफिट कमाएगा, तो वो सारा प्रॉफिट उस पार्टनर का नहीं माना जाएगा, पार्टनरशिप फॉर्म का माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, अगर उसने एसेट्स यूज करा पार्टनर ने पार्टनरशिप फॉर्म का, और उससे क्या हुआ, प्रॉफिट की जगह पे उसको नुकसान हो गया, लॉस हो गया, तो वो लॉस सिर्फ उसी पार्टनर को बियर करना पड़ेगा। प्रॉफिट पार्टनरशिप फॉर्म का हो जाएगा, लेकिन लॉस सिर्फ पार्टनर को बियर करना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। एंड एक लास्ट है नेचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का नेचर कैसा होता है, नेचर का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। नेचर का मतलब, हमने क्लास 11th में एक कंसेप्ट पढ़ा था, चैप्टर नंबर 3 में, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ऑल्सो नोन एज एंटिटी कंसेप्ट। उसमें हमने ये पढ़ा था कि बिजनेस जो होता है ना, बिजनेस अलग होता है और इसका जो ओनर है, इसका जो मालिक है, वो अलग होता है। बोथ आर टोटली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, ठीक है जी। तो पार्टनरशिप फॉर्म वाला जो बिजनेस है, क्या इसमें भी सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा?
द आंसर इज नो। ध्यान से सुनो, अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तब तो अप्लाई होएगा, तब तो हम बोलेंगे पार्टनर अलग, पार्टनरशिप फॉर्म अलग, क्योंकि अकाउंट्स बनाना है हमें, तो अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए, समझने के लिए हम ये मानेंगे पार्टनरशिप फॉर्म अलग है और इसका ओनर अलग है। लेकिन एक्चुअली में बात करूं, एक्चुअली मतलब लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू बोलते हैं, लॉ की जगह लीगल या लॉ, लीगली हम बोलेंगे कि भाई पार्टनर ही तो ओनर है पार्टनरशिप फॉर्म का। तो यदि फॉर्म का कोई नुकसान होगा और वो चुका नहीं पाएगा तो पार्टनर्स के घर से पैसे जो है लाके पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स को बेच के और उस पार्टनरशिप फॉर्म के लायबिलिटीज को चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फॉर्म बोथ आर नॉट सेपरेटेड, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान से सुनना, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोथ आर सेपरेटेड। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों सेपरेटेड हैं, लेकिन अगर मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो नॉट सेपरेटेड। आप ये दो चीज़ याद रख लेना, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है जी। समझिए आगे बातें, यहाँ तक जल्दी से बताओ, एक बार क्विकली आप लोग रिप्लाई करके बताओ हमने अभी तक कौन कौन से टॉपिक पढ़ा। मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखा देता हूँ, ध्यान से सुनना। हमने अभी पढ़ा डेफिनेशन, फीचर्स, पार्टनरशिप डीड एंड बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर आप मेरे से शॉर्ट में पूछो तो ध्यान से देखो जी, मैंने आपको जो क्लास में कराया था, देखो क्लास नोट्स भी आपको दिखा देता हूँ। हमने चैप्टर स्टार्ट करा था 2, मैंने सबसे पहले मीनिंग पढ़ाया सेक्शन 4 में, सेम डेफिनेशंस। फिर आपको फीचर्स पढ़ाया था, फीचर्स 5 फीचर्स होते हैं, 2 और मोर पर्सन अग्रीमेंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, लॉफुल बिजनेस एंड दैट बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। फिर हमने पार्टनरशिप डीड पढ़ा, इट इज़ कॉल्ड रिटन अग्रीमेंट, और इसमें बहुत सारे 20 पॉइंट्स तो होने ही होने चाहिए, ठीक है जी। इसके अलावा हमने बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड पढ़ा, 3 डिस्प्यूट्स को सेटलमेंट करना, अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर पता चलता है, ठीक है जी। अभी 5th टॉपिक हमने पढ़ा नहीं है, 5th अभी पढ़ेंगे। यहाँ तक आ गया समझे, जरा बताओ जल्दी से। तो हम लोग जो है अभी क्वेश्चंस पे आएंगे। देखो जी, आपके बुक में स्टार्टिंग में 6 क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो, 1 2 3 4, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6, ये अनसॉल्व क्वेश्चन है। These questions are based on टॉपिक नंबर 1 2 3 4 एंड 5। अभी तक हमने 4 ही पढ़े हैं, 5वां टॉपिक अभी हमने पढ़ा नहीं। तो ये जो 5वां टॉपिक है कौन सा, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो ये भी हम पढ़ेंगे। अब जरा यहाँ पे आओ, ध्यान से सुनो, एक बार जल्दी से आप लोग पहले रिप्लाई कर दो। यहाँ तक क्लियर है तो मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करा दूँ जो कि आपके पास्ट ईयर्स के एग्जाम में आए हुए हैं। सब लोग जरा रिप्लाई करके बता देंगे। हाँ जी, मैं ज़्यादा फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा, चूँकि रिवीजन करा रहा हूँ मैं, तो इसलिए थोड़ा सा आपको लगेगा कि फास्ट है, समझ रहे हो। जल्दी से बताओ, फास्ट तो नहीं करा रहा ना। हाँ जी, अभी देवांश बोलो। चलो अब देखो जी, आते हैं जरा हम क्वेश्चन डिस्कस कर लें। देखो जी, 2010 में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज मीन्ड बाय अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर। अनलिमिटेड लायबिलिटी अभी हमने पढ़ा सर, पार्टनर की लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड होता है। इसका मतलब होता है क्या, यदि पार्टनरशिप फॉर्म ने कोई लॉस इनकर करा, कोई लोन लिया और वो रीपे नहीं कर पाया पार्टनरशिप फॉर्म ने, तो उस केस में जितने भी पार्टनर्स हैं उस पार्टनरशिप फॉर्म के, उसके पर्सनल एसेट से उस लायबिलिटी को रीपे किया जाएगा। दैट इज कॉल्ड, पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड मतलब उसके घर वर को बेच के भी चुकाना पड़ सकता है, समझ रहे हो, इसलिए उसको बोलते हैं अनलिमिटेड। 2010 में ये सवाल आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है क्या, डज पार्टनरशिप फॉर्म हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो आंसर क्या लिखोगे, ना तो यस ना तो नो। यस नो आंसर मत लिखना, आपको बताना पड़ेगा, एक यस होता है एक नो होता है। सर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर इज यस, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। लेकिन अगर मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आंसर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। अभी हमने पढ़ा अभी आपको मैंने बताया था कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट एंटिटी है, मतलब सेपरेट का मतलब है बिजनेस अलग पार्टनर अलग, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी, दोनों एक ही हैं। पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर्स का ही है, पार्टनर ही ओनर है, ठीक है जी। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म कैन हैव, नेम द एक्ट। आपको एक्ट भी बताना है जिसमें लिखा हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 हो सकता है। और ये कहाँ पे लिखा है, पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा, दी कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा है पूरा नंबर। ये 2016 में आया था क्वेश्चन। 3 वाला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। इसमें कह रहा है क्या कि
कोई ग्रुप है 40 लोगों का और ये पार्टनरशिप फॉर्म बनाना चाहते हैं। अब आप एडवाइस करो इनको, आपने क्लास 12th में पार्टनरशिप पढ़ा है, आप एडवाइस करो क्या ये पार्टनरशिप फॉर्म बना सकते हैं कि नहीं, और यदि बना सकते हैं तो मैक्सिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए और ये किस एक्ट में लिखा हुआ है। तो सेम आंसर है, आप कहोगे आंसर इज यस कि ये ग्रुप ऑफ 40 लोग पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 लिमिटेशंस है। और कहाँ पे है, दी कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है, 2016 ऑल इंडिया। क्वेश्चन 4 आ जाओ जी। क्वेश्चन 4 जो है आपका ये 2014 कंपार्टमेंट का एग्जाम है, सी फॉर कंपार्टमेंट दिल्ली। इसमें कह रहा है पी ने 20,000 का कि बिलोंगिंग्स ऑफ फॉर्म, मतलब 20,000 के कोई एसेट्स जो है फॉर्म का यूज करा और 5,000 रुपये प्रॉफिट कमा लिया। अब 2 अदर पार्टनर हैं क्यू एन आर, पी ने फॉर्म का एसेट्स 20,000 का यूज करा और 5,000 प्रॉफिट कमा लिया। तो हमने अभी पढ़ा था फॉर्म का कोई भी एसेट्स अगर पार्टनर यूज करके प्रॉफिट कमाएगा तो सारा प्रॉफिट फॉर्म का हो जाएगा, और जो बिजनेस फॉर्म कर रही है सिमिलर नेचर का बिजनेस भी करेगा तो उससे भी जो भी फायदा होगा वो सारा फॉर्म का हो जाएगा। फॉर्म का मतलब वो सारे प्रॉफिट में सारे पार्टनर्स हिस्सेदार होंगे। लेकिन यदि फॉर्म का कोई एसेट लिया है पार्टनर ने और उससे कोई लॉस इनकर करा है तो उस लॉस को उसे खुद ही पे करना पड़ेगा। ओके, तो इसका मतलब 20,000 की एसेट्स और 5,000 का प्रॉफिट। तो क्यू एन आर कह रहे हैं कि हमें भी प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए, तो क्यू और आर सही बोल रहे हैं, उनको भी इस प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से 5,000 बटेगा और फॉर्म जो है अपना 20,000 पी से रिकवर भी करेगी, क्योंकि मेरे एसेट्स तूने यूज़ करे, चल मेरे एसेट्स वापस कर। तो इसका आंसर भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन आपके बुक में भी मिलेगा अनसॉल्व क्वेश्चन में। इसके अलावा है क्यू यूज़ है, क्यू ने यूज़ करा 5,000 के एसेट्स, बिलोंगिंग का मतलब है एसेट्स फॉर्म का, एंड सफर्ड अ लॉस, इस बार उसको लॉस हो गया। तभी मैंने बताया अगर कोई पार्टनर लॉस इनकर करता है एसेट्स यूज़ करके फॉर्म का तो उस लॉस को खुद ही उसको पे करना है। अब ये क्यू ने एसेट्स एक्वायर करा फॉर्म का और लॉस कमा लिया। अब क्यू चाहता है क्या कि भाई मेरे लॉस को भी क्या करें, सारे लोग सारे पार्टनर्स बांटे, फॉर्म का लॉस मानो। तो आंसर इज नो, इस केस में लॉस को फॉर्म का नहीं माना जाएगा, उसे पर्सनली पे करना पड़ेगा। आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। पी एंड क्यू वांट्स परचेज अ गुड्स फ्रॉम ए लिमिटेड, आर डज नॉट अग्री। तो यदि कोई एक पार्टनर जो है मना कर रहा है कि भाई एसेट्स मत खरीदो, लेकिन 3 में से 2 पार्टनर कह रहे हैं कि नहीं हम तो एसेट्स खरीदेंगे पर्टिकुलर पर्सन से या किसी दूसरे लिमिटेड कंपनी से या किसी स्पेशल कंपनी से, तो उस केस में क्या वो एसेट्स या गुड्स खरीद सकता है? तो इस केस में क्या है, वो बाय और सेल कर सकता है विदाउट कंसल्टिंग दी अदर पार्टनर्स अनलेस पब्लिक नोटिस हैज़ बीन गिवन बाय द पार्टनरशिप। तो आंसर इज यस, वो बाय कर सकता है। एंड क्यू एंड आर वांट टू एडमिट सी एज अ पार्टनर, और एक पी जो है वो मना कर रहा है। मान लो 3 पार्टनर हैं, पी क्यू आर 3 पार्टनर हैं और 2 पार्टनर कह रहे हैं चौथे पार्टनर सी को एडमिट कर लो, लेकिन उसमें से एक पी जो है पार्टनर वो मना कर रहा है। तो उस केस में एडमिशन नहीं होएगा। एडमिशन के लिए ऑल पार्टनर्स को अग्री होना जरूरी है। किसी भी नए पार्टनर को आप पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिशन करोगे तो मेजॉरिटी केस नहीं देखा जाता, उसमें सारे पार्टनर्स अग्री होने चाहिए। ये हमें पढ़ने हैं पॉइंट नंबर 5 में, यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो उसमें यहाँ लिखा हुआ है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल पार्टनर्स आर अग्रीड। तो ऑल पार्टनर्स अग्री होगा तभी हम न्यू पार्टनर का एडमिशन करेंगे। और ये मेन 5 स्पेशल पॉइंट है। जब भी आपका पार्टनरशिप डीड नहीं होएगा, मतलब ना तो ओरल है ना रिटर्न है, यानी पार्टनरशिप डीड रिटर्न, सॉरी ओरल और रिटर्न कह रहा हूँ, पार्टनरशिप डीड नहीं है मतलब कि रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, यानी ओरल है, ठीक है जी। उस केस में कोई डिस्प्यूट्स होता है या कुछ भी, तो ये आपको 5 केसेस याद रख लेना है। कौन कौन सी चीज़ें कहने का मतलब, अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है यानी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, तो ये मेन 5 और यहाँ पे टोटल 6 हैं, तो ये आपको याद रख लेना है। मेन है 5 स्टार्टिंग के। आपको इसमें सिंपल याद ये रख लेना है, जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है बाय पार्टनर टू फॉर्म वो 6% पर एनम से मिलता है। इसके अलावा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है वो इक्वल होता है, बाकी कुछ भी नहीं मिलेगा। सिर्फ 2 चीज़ याद रखो, बाकी कुछ भी अलाउ नहीं है। सिंपल वर्ड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होता है, ये आपने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकल करके ऑटोमेटिकली आपको याद हो गया होगा, ठीक है जी। लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर लोन का मतलब जो पार्टनर्स ने पार्टनरशिप फॉर्म को लोन दिया है उस पर पार्टनर को इंटरेस्ट फॉर्म से मिलेगा। तो कितना मिलेगा, तो 6% पर एनम मिलेगा अगर लिखा हुआ नहीं है। लेकिन सर यदि पार्टनरशिप डीड में लिखा हो
कि भाई पार्टनर जब भी लोन देगा उसको 10% इंटरेस्ट मिलेगा या 4% मिलेगा। अगर लिखा हुआ है फिर तो उसी रेट से मिलेगा, चाहे वो 6% से ज़्यादा हो या कम हो। लेकिन यदि नहीं लिखा है तो 6% पर एनम से मिलेगा। याद रख लेना, पर एनम भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहता है, पर एनम। ठीक है जी, तो ये आपको 5 पॉइंट याद रख लेना है। इससे भी आपके बुक के अंदर क्वेश्चन है, ठीक है जी, जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया अनसॉल्व क्वेश्चन में, ये सेम क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो वो आप एक बार पढ़ लेना। ओके, कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर कोई डिस्प्यूट्स है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, नॉट अलाउड। बी चाहता है क्या कि मेरे को क्या हो, सैलरी मिले, तो सैलरी भी नहीं मिलेगा, सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन 6% होगा। सी क्या चाहता है, मैंने जो लोन दिया है मेरे को 10% मिले, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो नहीं है तो 10% से नहीं मिल सकता, उसे सिर्फ 6% के हिसाब से मिलेगा। और ए एंड बी चाहता है क्या कि कॉन्ट्रीब्यूट लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल, ठीक है जी। सी डज नॉट अग्री, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में कोई ज़रूरी नहीं है, आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है क्या होगा, इक्वली रहेगा, चाहे आपका कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो किसी भी रेशियो में, तो नॉट इन कैपिटल रेशियो। तो आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल रेशियो में नहीं मिलेगा बल्कि इक्वली मिलेगा। इसमें ये कह रहा था कि प्रॉफिट को हम कैपिटल रेशियो में बांट ले, द आंसर इज नो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर नहीं है तो इक्वली ही प्रॉफिट को बांटना पड़ेगा। ठीक है जी। एक छोटा सा टॉपिक है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये अभी हम बाद में करेंगे, पेज नंबर 10 पे है, ये हम बाद में करेंगे, ये नीचे आपको पढ़ाएंगे। फिर एक छोटा सा टॉपिक आपका ये रहता है, कुछ 4-5 सेक्शन है, सम प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ये छोटे से आपको आपके बुक में मिल जाएगा, इससे क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं बट आ सकते हैं 1-2 नंबर के, तो इसको पढ़ के जाना। नंबर 1, अगर कोई आपसे पूछे क्या एक माइनर पर्सन, माइनर का मतलब होता है जो पर्सन 18 साल से कम का हो, तो क्या वो पार्टनर्स बन सकता है किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में, तो आंसर इज यस इफ ऑल पार्टनर्स अग्रीड। और सिर्फ बेनिफिट्स के लिए बन सकता है, सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट मतलब अगर कोई नुकसान होएगा तो उस माइनर को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर प्रॉफिट होएगा फॉर्म को तो उसमें वो माइनर भी, अगर पार्टनर है, सारे पार्टनर्स अग्री कर रहे हैं तो वो प्रॉफिट का हिस्सा ले सकता है। तो आंसर इज यस, अ माइनर कैन बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म फॉर बेनिफिट्स ओनली एंड इफ ऑल पार्टनर्स आर अग्रीड। 31 कहता है, ये सेक्शन नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा। 31 आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है कि एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर कब होगा, जब ऑल पार्टनर्स अग्री करेगा, सारे पार्टनर्स का कंसेंट होना चाहिए। रिटायरमेंट क्या होगा, रिटायरमेंट के केस में भी ऑल अदर पार्टनर्स क्या होने चाहिए, अग्री होने चाहिए। रेजिग्नेशन ऑफ अ फॉर्म इज ऑप्शनल एंड नॉट कंपलसरी, तो रेजिग्नेशन जो है वो ऑप्शनल होता है, कंपलसरी नहीं होता, जस्ट लाइक अग्रीमेंट, पार्टनरशिप अग्रीमेंट की तरह। एंड अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय पार्टनर्स इन पार्टनरशिप डीड अ फॉर्म इज डिसॉल्व ऑन द डेथ ऑफ अ फॉर्म। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है, इससे क्वेश्चन वैसे आया हुआ नहीं है बट कभी आ सकता है, तो आप ये कर लेना। यहाँ तक सबको समझ में आया? अभी तक बताओ। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ 5 टॉपिक्स पढ़े हैं और इसके मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपको डिस्कस कराए यहाँ तक। अब यहाँ से आपका मेन स्टार्ट होता है जिसके अंदर कई सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है। मैं 1-2 एग्जाम्पल करके भी कराऊंगा। टॉपिक 1, 2, 3, 4, 5 वी हैव डन 5 टॉपिक्स। नाउ वी हैव ओनली रिमेनिंग हाउ मेनी टॉपिक्स, 6, 7, 8 और 9, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो एक बार सब लोग मेरे को रिप्लाई करके बता दो, यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें, आगे हम बढ़ सकते हैं, जल्दी से बताओ। सब लोग रिप्लाई करेंगे। यहाँ तक आया सबको समझ में? शरद कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है समझने में? चलो बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आते हैं मेन मुद्दे पे, मेन टॉपिक पे। हमारा जो टॉपिक है टॉपिक नंबर 6 पे आ जाओ जी, 6 पे आ जाओ। 6 से पहले एक छोटा सा चीज़ आपको बता दूं, एक टर्म होता है अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ पार्टनरशिप। अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ पार्टनरशिप, ये क्या कहता है, ध्यान से सुनो। कहने का मतलब जो हम पार्टनरशिप फॉर्म में अकाउंटिंग बनाते हैं ना, वो कैसे कैसे बनाते हैं। तो जो पार्टनरशिप फॉर्म में हम अकाउंटिंग बनाते हैं ना, वो कैसे कैसे बनाते हैं। तो देखो जी, 11th क्लास में आपने सीखा था सबसे पहले जर्नल, फिर क्या बनाते हैं जी, लेजर, फिर क्या बनाते हैं जी, बताओ, फाइनल अकाउंट। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट बनाते थे। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फिर बैलेंस शीट। तो वो 11th क्लास में बनाते थे। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट निकलता था उसे सीधा बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर देते थे। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता, ध्यान सुनो। पार्टनरशिप में क्या होगा,
पहले सेम जर्नल बनाएंगे, सब्सिडी बुक्स भी बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, फिर ट्रायल बैलेंस भी बनाएंगे, और फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा अलग है, कैसे देखो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस जब भी आप बनाओगे ना, तो उससे क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट आएगा। उस नेट प्रॉफिट से आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। वाई सर, पार्टनरशिप फॉर्म में कितने पार्टनर्स होते हैं? पार्टनरशिप फॉर्म में सर 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं। तो ये जो प्रॉफिट्स कमाएगा ना, ये सभी पार्टनर्स का होता है। तो इस प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। एप्रोप्रिएशन का मतलब प्रॉफिट्स को बांटो, ठीक है जी। जो टर्म्स एंड कंडीशंस पार्टनरशिप डीड में लिखा है उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट्स को बांट दो। तो चूंकि पार्टनर्स को क्या होता है, पार्टनर जो है, जो काम करते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में, तो वो क्या करते हैं, अलग से सैलरी भी ले सकते हैं, कमीशन चार्ज कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल सकता है, इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना भी पड़ सकता है, और पार्टनरशिप फर्म अलग से कोई पैसे रिजर्व में भी बना सकती है, अलग से प्रॉफिट में से हिस्सा रिजर्व में बचा के रख लिया, फ्यूचर में कुछ नुकसान वगैरह हो सकता है तो उस रिजर्व से उसका क्या करेगा, भरपाई करेगा, ठीक है। तो इसलिए कुछ रिजर्व ही बचा लेते हैं। तो इस प्रॉफिट में से इन सबको देने के बाद जो बच गया, उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ऑल्सो नोन एज डिविजिबल प्रॉफिट। तो इसके लिए हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है। और जैसे ही प्रॉफिट को पार्टनर्स ने बांट लिया, तो फिर जाके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और देन इस कैपिटल को बैलेंस शीट में लिख देंगे सभी पार्टनर्स का। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा आपको एग्जांपल दिया है, सिंपल, यहाँ पे समझ लो। इस टाइप के क्वेश्चंस आने नहीं, आपको समझने के लिए कंसेप्ट कि हम पार्टनरशिप में कर क्या रहे हैं। तो मान लो ये कोई ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस से हम क्या बनाएंगे, P&L, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L और बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग P&L बनाएंगे, और बैलेंस शीट बनाने से पहले हमें एक कैपिटल अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है जी। 11th में सिर्फ ट्रेडिंग एंड P&L बनाते थे और बैलेंस शीट बना लेते थे, लेकिन यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा अकाउंट बनाना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल। और जब फिक्स कैपिटल मेथड होता है तो कैपिटल प्लस करेंट अकाउंट दोनों बनाना पड़ता है। तो देखो, ट्रेडिंग अकाउंट से सिंपल जो भी डेटा था उससे हमने क्या निकाल लिया, ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ लिखा और ये नेट प्रॉफिट आ गया। दिस इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट, सॉरी ये रहा नेट प्रॉफिट, ये है 1,37,000 है। अब इस 1,37,000 को पता है क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं P&L एप्रोप्रिएशन, अभी आपको बताऊंगा टॉपिक नंबर 6 में, ठीक है जी। तो इस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये हमने सीधा सीधा नेट प्रॉफिट लिख दिया। अब इसमें से यदि सैलरी देना है तो सैलरी दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, ट्रांसफर टू रिजर्व करना है तो अगर रिजर्व कर दो, नहीं तो फिर लास्ट में जो बच गया वो प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांट दो उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। एंड देन इसको कैपिटल अकाउंट में ले जाओ, ये प्रॉफिट्स को कैपिटल अकाउंट में ले जाओ, दोनों के कैपिटल को बढ़ाओ उतने प्रॉफिट से। जो BD है वो बाकी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, सैलरी दिया, ड्राइंग्स दिया, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता तो वो होता, और लास्ट में ये बैलेंस CD आ जाएगा। और फिर इससे हम बैलेंस शीट बनाएंगे पार्टनरशिप फॉर्म का, ठीक है। ये तीनों कैपिटल, जो भी तीनों चाहे 2 पार्टनर है तो दोनों पार्टनर्स की कैपिटल यहाँ लिख दी, बाकी जितने भी एसेट्स लायबिलिटीज है लिख देंगे, तो बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। तो पार्टनरशिप फॉर्म में जो अकाउंटिंग प्रोसेस होता है, मतलब अकाउंटिंग हम कैसे कैसे बनाते हैं, कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं, तो आपको पार्टनरशिप फॉर्म में भी जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L ये सब बनाना पड़ता है। लेकिन आपको 12th क्लास में सीखना नहीं है, एक्चुअल में बनाना पड़ता है। वो इसलिए नहीं सीखना क्योंकि CBSE ने कहा कि भाई बच्चों को ये सारे चीज़ें हमने 11th क्लास में ऑलरेडी सिखा दिया अकाउंट्स में, तो 12th में दोबारा से सिखाने की जरूरत नहीं तो सिलेबस और बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। तो इसमें सीधा आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस दिया होता है, नेट प्रॉफिट सीधा हर क्वेश्चन में दिया होता है, और उसके बेसिस पे हमें P&L एप्रोप्रिएशन बनाना सीखना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखना है और बैलेंस शीट बनाना सीखना है। डू यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। ये सिर्फ समझने के लिए था, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता। अब आते हैं हम टॉपिक नंबर 6 पे, और यहाँ से हमारा मेन मुद्दा स्टार्ट होता है टॉपिक नंबर 6 का, ठीक है जी। तो सब लोग ध्यान से सुनेंगे। देखो टॉपिक नंबर 6 है हमारा क्या, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिससे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। मेनली हमें इसमें यही अकाउंट बनाना सीखना है, P&L एप्रोप्रिएशन। गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स वाला जो टॉपिक है 9 नंबर, उसमें भी P&L एप्रोप्रिएशन ही बनाना है। उसमें प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है, तो उतने प्लस माइनस उसमें करने, राइट। अब सुनो, इसमें आपको छोटे छोटे 6 टॉपिक्स पढ़ने हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात कर लें सबसे पहले। देखो ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका,
दिख रहा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक ही पेज में, देखो ध्यान से। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं नेट प्रॉफिट। और मैंने आपको अलग से बताया हुआ, इस नेट प्रॉफिट में हमें जो नेट प्रॉफिट गिवन होएगा उसमें 3 चीज़ें हमें ऑलवेज माइनस करने, कौन कौन से? रेंट टू अ पार्टनर, मैनेजर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विच वाज गिवन बाय पार्टनर टू पार्टनरशिप फॉर्म। और कभी कभी एक आध क्वेश्चन में वो बोलता है नेट प्रॉफिट जो है आफ्टर सैलरी है, आफ्टर कमीशन है, तो उस चीज़ को यहाँ पे ऐड भी कर देना होता है। 1-2 क्वेश्चन में दिए हुए हैं स्पेशली कि नेट प्रॉफिट जो है वो आफ्टर सैलरी आफ्टर कमीशन है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सीधा सीधा, अगर नहीं दिया हुआ कुछ भी तो सीधा सीधा यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिख देना होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, कर देना। हाँ जी, क्या कह रहे हो? हाँ जी, अब ध्यान से सुनो। इंटरेस्ट एंड लोन, सर ये जो 3 चीज़ बताया ना, रेंट टू पार्टनर, मैनेजर कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये तीनों जो है ब्रैकेट में माइनस करके दिखाना है। इसकी जर्नल एंट्रीज आप लिख सकते हो अगर पूछे तो, लेकिन इस अकाउंट में ये नहीं आता बिकॉज ये हमेशा क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। एक जो टर्म पेज नंबर 10 पे अभी छुड़वा दिया था आपको, मैंने कहा था ना अभी पढ़ाएंगे। एक टर्म होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। एप्रोप्रिएशन का मतलब प्रॉफिट में से जो नेट प्रॉफिट आया है पार्टनर्स का, उसमें से पार्टनर्स को क्या क्या चीज़ें देंगे, एप्रोप्रिएशन करेंगे। और क्या होता है, जो आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है वो बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम होता है। प्रॉफिट एंड लॉस 11th में जो बनाया था, क्या दे दो, इंटरेस्ट किस चीज़ का, लोन जो लिया हुआ है मान लो, ठीक है जी, सैलरी ऑफ किसका, वेजेस ऑफ वर्कर्स का, पार्टनर्स का नहीं, वर्कर्स का, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ऑफिस मान लो, और भी बैड डेट्स हुआ करते थे एक्सपेंसेस में, समझ रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, रेंट, कन्वेंस, तो वो सारे प्रॉफिट एंड लॉस के जो आइटम है उसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला जाता है। मैनेजर की कमीशन, ठीक है जी। तो वैसे ही जो पार्टनर्स का लोन होता है ना, उस पर जो इंटरेस्ट होता है वो भी हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही मानते हैं ऑलवेज, ठीक है, उसे एप्रोप्रिएशन का अमाउंट नहीं मानते। तो देखो, चार्ज अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, इट इज़ कंपल्सरी इन नेचर, बट ये क्या होता है, नॉट कंपल्सरी होता है, कभी देंगे भी कभी नहीं भी देंगे। जब प्रॉफिट होएगा तभी हम एप्रोप्रिएशन देते हैं, अगर लॉस होता है तो एप्रोप्रिएशन नहीं देते। मान लो सैलरी टू पार्टनर देना है, ठीक है, सैलरी टू पार्टनर, तो अगर पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट होएगा तभी हम सैलरी देंगे, अगर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, उसको सैलरी नहीं देंगे। लॉस हो जाएगा पार्टनरशिप फॉर्म को तो सैलरी टू पार्टनर नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर सैलरी टू मैनेजर बात करें, मैनेजर की कमीशन बात करें, तो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो उसको देना ही पड़ता है। इट इज़ डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज़ डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन एप्रोप्रिएशन वाले आइटम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आएगा, जैसे कौन कौन से एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये जो भी आइटम है ये सारे एप्रोप्रिएशन कौन से हैं, एक तो है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन, और एक होता है ट्रांसफर टू रिजर्व, यही 4 हैं। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की बात करूँ, फिर दोबारा वो पढ़ा देता हूँ, सुनो। सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट लिखना है, इसमें 3 चीज़ें माइनस कर लो जी, ठीक है, कभी कभी 1-2 आइटम प्लस भी करना है अगर आफ्टर सैलरी आफ्टर कमीशन दे। अगर नेट लॉस दे तो आपको 1-2 क्वेश्चन है नेट लॉस वाला आपको दिखाएंगे, उसमें आपको डेबिट साइड में नेट लॉस को लिखना है, और डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स कमीशन और ट्रांसफर टू रिजर्व, ये सारे अमाउंट लिख देने हैं। उसके अलावा डिफरेंस निकालोगे, यदि प्रॉफिट है तो पार्टनर्स में बांट दो, करेंट या कैपिटल अकाउंट में, किस रेशो में, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, और यदि लॉस होएगा तो वो इस तरफ डिफरेंस आएगा बैलेंसिंग फिगर से, तो आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आप बांट सकते हो, ठीक है जी। तो दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। अब इसके जर्नल एंट्रीज भी हैं, मैंने जर्नल एंट्रीज भी लिखा दी हैं। सबसे पहले अगर जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको ट्रांसफर करने की क्या एंट्री होती है, जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया P&L एप्रोप्रिएशन में, तो उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, अगर क्या है प्रॉफिट है, अगर लॉस होएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री है P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। सैलरी कमीशन की एंट्री होती है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। ड्राइंग्स की उल्टी हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल एंड करेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंड लास्ट में यदि प्रॉफिट होता है तो P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, एंड लॉस होएगा तो पार्टनर्स कैपिटल करेंट अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये लेजर से ही बनाया, जर्नल लेजर या लेजर से जर्नल या जर्नल से लेजर,
भाई अगर ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको आप डेबिट कर रहे हो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, अगर जनरल बनाना है तो क्या करोगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट बनाओगे। यदि सैलरी लिखना है, सैलरी की जनरल, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट आप करोगे। यदि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री लिखनी है तो इसमें क्रेडिट साइड है पीएनएल अप्रोप्रिएशन और डेबिट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन लिखना आता है। इसी की जनरल, अगर जनरल पूछता है तो आप जनरल भी लिख सकते हो, बट ज़्यादातर तो क्वेश्चन पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का आएगा। तो ये प्रॉपर फॉर्मेट हो गया। अब मैं इसमें बात कर रहा था, देखो इसमें जितने भी आइटम्स हैं ना, ये सारे क्या हैं, एप्रोप्रिएशन के आइटम, इसे हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। तो एप्रोप्रिएशन तभी होएगा जब प्रॉफिट होएगा, नेट प्रॉफिट, तभी एप्रोप्रिएशन दिया जाता है, ठीक है जी। लेकिन चार्ज अगेंस्ट जो प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको कंपलसरी देना ही पड़ता है, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होता है, डेबिट करते हैं। और ये बिफोर एप्रोप्रिएशन वाला होता है, एप्रोप्रिएशन से पहले नेट प्रॉफिट कमाया तो प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटने से पहले सारी चीज़ें दो। क्या क्या चीज़ें, जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, मैनेजर की कमीशन, रेंट टू एनीवन, मतलब रेंट, ठीक है, पार्टनर्स को रेंट टू पार्टनर्स, ये सब चीज़ें। एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखा हुआ है, एम्प्लॉयज़ अकाउंट, और ये होता है आफ्टर एप्रोप्रिएशन के बाद वाली चीज़ें हैं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आप इसको डेबिट करते हो, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाले, इट इज़ नॉट कंपलसरी एंड इन केस ऑफ लॉस नो एप्रोप्रिएशन, ठीक है। एप्रोप्रिएशन मतलब सैलरी, रेम्युनरेशंस, कमीशन, बोनस टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जर्नल रिजर्व, ये सारी चीज़ें आती। तो मैंने आपको ये टॉपिक भी कवर करा दिया। अब जरा यहाँ पे सुनो, जो आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको फॉर्मेट बताया ना, उसके ऊपर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस क्या है, ध्यान से सुनो। आपके एग्ज़ाम में 2020 में इससे 4 नंबर का ये सवाल आया था, क्वेश्चन पेपर भी मैंने आपको शेयर कर दिया है। ये क्वेश्चन आपके बुक में अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 49 मिलेगा। तो देखो जी, 4 नंबर के लिए ज़रा आपको एक एग्जाम्पल भी करा देते हैं कि कैसे कैसे हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन में कह रहा है, यदु, विदु एंड राधु वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। दियर फिक्स कैपिटल्स 1 अप्रैल 2018 का 9 लाख, 5 लाख एंड 4 लाख। ऑन 1 नवंबर 2018 यदु गेव अ लोन 80,000 टू फॉर्म एज पर द पार्टनरशिप एक्ट। तो इसमें ध्यान से देखना, यदु ने लोन दिया है, और अगर कुछ नहीं बोलेगा तो 6% से उसको इंटरेस्ट मिलेगा, और यदि पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन तो उस रेट से मिलेगा, नहीं है तो खुद से 6% से मिलेगा उसको। फिर फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द पार्टनर वर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स भी है 8% पर एनम। पार्टनरशिप फॉर्म अर्न्ड प्रॉफिट ऑफ 2,53,000। यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है, आफ्टर इंटरेस्ट ऑफ यदूज लोन ड्यूरिंग 2018-19। पार्टनर्स ड्राइंग्स भी दी हुई है, यदु का, विदु का एंड राधु का, क्योंकि इस पे इंटरेस्ट निकालना है। एंड कह रहा प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ये क्वेश्चन 2020 के सीबीएसई के एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आया था। तो इसमें जब आप सॉल्व करोगे तो ध्यान से देखो, आपकी प्रॉफिट दी हुई है 2,53,000, लेकिन ये कह रहा है आफ्टर इंटरेस्ट ऑन यदु लोन। सर आपने तो कहा था इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस करना है। सर माइनस तभी करोगे जब वो कुछ ना कहे, इसमें उसने बोल दिया है कि इसमें ऑलरेडी घटाने के बाद ये प्रॉफिट आया हुआ। अगर ये लाइन ब्रैकेट वाला नहीं बोलता ना, तो हम 2,53,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन, जो 80,000 का लोन दिया है, इस पर 6% के हिसाब से जो मिलेगा वो घटा के लिखते। लेकिन नहीं दिया है तो इसलिए हमने सीधा सीधा लिख दिया, वो ऑलरेडी घटाया हुआ है इसमें। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें निकालना है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन, ये कैपिटल नहीं है, ये ड्राइंग्स होगा, यहाँ पे ये ड्राइंग्स होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना है और फिर प्रॉफिट को बांट देना है पीएसआर में, तो इसलिए वर्किंग नोट नीचे किया हुआ है। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैसे हम निकालेंगे, तो 9 लाख, 5 लाख, 4 लाख पे 6% के हिसाब से निकाल दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालनी है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में एक पॉइंट याद रख लेना, हमें आगे पढ़ना है। यदि टाइम इज़ नॉट गिवन कि भाई कब ड्राइंग्स करा है, साल के शुरुआत में, मिडल में, एंड में, तो हम अज्यूम करते हैं 6 महीना, मिडल वाला अज्यूम करते हैं, और 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं। तो इसलिए ड्राइंग्स के केस में क्या हो गया आपका, ध्यान से सुनो, जो भी अमाउंट है इंटू रेट और इंटू 6/12, 6 महीने का, और लास्ट में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया, डिफरेंस आया 1,53,000। ऑलवेज रिमेंबर, इस प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट्स भी बोला करते हैं, ठीक है जी। ये बैलेंसिंग फिगर से आया। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था।
एक और भी क्वेश्चन है, देखो जी क्वेश्चन नंबर 16 की बात करूँ, ये सारे क्वेश्चंस आपके बुक के हैं, अनसॉल्व 2022 वाले नया जो न्यू एडिशन की बुक है उसके बुक्स हैं, उसके बुक के एज पर क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन नंबर है, ठीक है जी। आप चाहो तो अगर पुरानी बुक है तो मैच करा लेना। अब इसमें देखो एक क्वेश्चन है 16, ये क्या कह रहा है ध्यान से सुनो। ये क्वेश्चन भी, जो ये क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ एग्जाम्पल क्लास के अंदर रिवीजन में, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन थे, हमने क्लास में ऑलरेडी करा भी था, ठीक है, वो सब भी आप कर लोगे। तो क्वेश्चन 16 कह रहा है क्या, अतुल मिथुन आर पार्टनर्स, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2021, इनकी कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है और लिखा हुआ है फिक्स। फिक्स का मतलब क्या होता है, फिक्स कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल मेथड है 5 लाख एंड 6 लाख, वो हम आगे अभी पढ़ेंगे। फिक्स कैपिटल मेथड एक होता है और एक होता है फ्लक्चुएटिंग, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था तो आपको याद आ रहा होगा। इसके अलावा इसमें लोन अकाउंट भी है, अतुल का 3 लाख का है और मिथुन का डेबिट 2 लाख का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें एक ने लोन पार्टनरशिप फॉर्म को दिया है और एक ने पार्टनरशिप फॉर्म से लोन लिया है। कह रहा है इट वॉज अग्रीड टू अलाउ एनी चार्ज इट वॉज अग्रीड टू अलाउ एंड चार्ज इंटरेस्ट एट 6% पर एनम, सॉरी 8% पर एनम। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% एंड प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट ऑफ द अबव 2,28,000। देखो इस बार प्रॉफिट जो है ना, इस बार प्रॉफिट जो है लोन से पहले है, समझ रहे हो बात को। तो इस बार 2,28,000 जब आप लिखोगे यहाँ पे प्रॉफिट्स, तो इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। जो पार्टनर्स ने फॉर्म को लोन दिया है उसको घटाओ, और जो फॉर्म ने पार्टनर्स को दिया है उस पर पार्टनरशिप फॉर्म को इंटरेस्ट मिलेगा तो उसको प्लस करेंगे। समझ रहे हो बात को। तो कुछ चीज़ें प्लस और माइनस भी करते हैं, तो उसका ये वर्किंग नोट में यहाँ नीचे दिया हुआ है, देखो जी ये वाला मेन समझना है। इसमें जो है इंटरेस्ट अलाउड ऑन लोन गिवन बाय अतुल, अतुल ने पार्टनरशिप फॉर्म को लोन दिया था और मिथुन को फॉर्म ने लोन दिया हुआ है। तो मिथुन से इंटरेस्ट हमें मिलेगा, पार्टनरशिप फॉर्म को मिलेगा, मिथुन से मिलेगा और फॉर्म जो है अतुल को इंटरेस्ट ऑन लोन देगा। तो ये माइनस वाला होगा और ये प्लस वाला होगा। तो जब आप 2,28,000 में, ध्यान से सुनना, यहाँ पे करा होगा ना, ये रहा 2,28,000 में इंटरेस्ट अलाउड ऑन लोन बाय अतुल, इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन गिवन टू मिथुन। अच्छा यहाँ पे ध्यान से सुनो, यहाँ पे इसे हमें क्या करना है जी, प्लस, और ये हमें माइनस करना है, क्योंकि ये पार्टनरशिप फॉर्म, मैंने सही तो लिखा था, ये पार्टनरशिप फॉर्म ने अतुल को दिया है और इससे हमें इंटरेस्ट पार्टनरशिप फॉर्म को आएगा। तो आएगा, इनकम है फॉर्म के लिए उसे प्लस, और जो फॉर्म देगी उसे माइनस, ठीक है जी। तो यहाँ पे 2,28,000 में -24,000 एंड प्लस करोगे 16,000 तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा, सही प्रॉफिट आ जाएगा 2,20,000। उसे आपको यहाँ पे लिखना है, और इसे रफ में ना करके आप चाहो तो यहाँ पे ब्रैकेट में आप डायरेक्टली प्लस माइनस कर सकते थे। यही चीज़ मैंने आपको फॉर्मेट में अभी बताया था। कहाँ पे बताया था, फॉर्मेट ऊपर में, कि भाई साहब जब भी आपको इंटरेस्ट ऑन लोन हो, मैनेजर कमीशंस हो, ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चंस है बुक में, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हो, मैनेजर कमीशन और रेंट टू पार्टनर हो, तो इन सबको घटाना है। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर्म ने किसी पार्टनर को दिया तो उस पर पैसे आएंगे, उसे प्लस करेंगे, ठीक है जी। तो ये चीज़ें, ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो ये सारे प्लस माइनस करने के बाद, सॉरी क्वेश्चन कौन सा था, ये वाला 2,20,000 आया। फिर उसके बाद जो है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपने कैलकुलेट कर लिया 8% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, आई गेस, है ना। और मंथ नहीं है तो 6 महीने का निकालेंगे। और जैसे उसने फिक्स कैपिटल बोला है, फिक्स कैपिटल मेथड है, तो आपको सारा चीज़ करेंट अकाउंट के थ्रू करना है, आपको सारी चीज़ें करेंट अकाउंट में करना है, ये आपको याद रख लेना है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट कर दिया है, और लास्ट में जो प्रॉफिट बच गया, डिफरेंस को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करा दिया, डिविजल प्रॉफिट भी उसको कहते हैं। समझ में आया क्वेश्चन? जरा एक बार रिप्लाई कर दो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के ऊपर ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए। एक क्वेश्चन नंबर 3 भी है, मैं ये नहीं करा रहा, ये आप घर पे कर लेना, ठीक है जी। ओके, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था 70। यहाँ तक क्लियर है? आगे बताओ ज़रा, फिर आगे हम चलेंगे। तो मैंने आपको उसमें भी फिक्स कैपिटल, जहाँ फिक्स कैपिटल है वहाँ करेंट अकाउंट होएगा, सिंपल सी बात है। जहाँ नहीं है वहाँ नहीं होगा। इसमें कहाँ पे फिक्स कैपिटल लिखा है जी, बताओ? 49 में कहीं नहीं। डियर फिक्स कैपिटल 1 अप्रैल 2018 99, हाँ जी फिक्स है ना। तो यहाँ पे भी आप जो है कैपिटल की जगह
ये जो है ये करेंट अकाउंट लिखना आप, ठीक है जी, ये करेंट अकाउंट लिख देना, बिल्कुल ठीक, ये दोनों करेंट अकाउंट आ जाएगा। फिक्स कैपिटल जहाँ जहाँ आएगा वहाँ वहाँ, इसमें गलती हो रखी है फिर, ठीक है जी, वो करेक्ट कर लेना है, बिल्कुल सही है। ओके जी देवंश, तो जहाँ जहाँ फिक्स कैपिटल वहाँ करेंट अकाउंट आएगा, सिंपल सी बात। अब आ जाओ जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना जरा। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है ना, इसमें एक तो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा है पार्टनर्स की सैलरी, तीसरा है पार्टनर्स का कमीशन, चौथा है रिजर्व्स, पांचवा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। उसके अलावा दो और था, एक है रेंट टू पार्टनर, ये वाला, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ठीक है। तो ये 6 एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं। रिजर्व तो आसान है, ये 1 2 3 4 5 और 6, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। इसके अलग से छोटे छोटे क्वेश्चन, इवन इसके भी आपके बुक में क्वेश्चन है, तो इसी को यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये 6 छोटे छोटे टॉपिक्स के लिए अलग से कंसेप्ट हमें पढ़ना है, और इस पर भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, और ये आएगा तभी आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सही सही बना पाओगे, नहीं तो फिर आपसे क्या होगा, वो जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का आंसर है वो फिर वो टैली नहीं कर पाता है। तो सबसे पहला हमारा स्टार्ट करने वाले हम लोग पार्टनर्स की सैलरी। ये बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, पार्टनर सैलरी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। पार्टनर्स को जो सैलरी दिया जाएगा ना, वो या तो मंथली दिया जाएगा या एनुअली दिया जाएगा, आपके बुक में यही है, इवन क्वार्टरली भी हो सकता है। इसकी जनरलिटीज़ अगर आपसे पूछे तो आप लिख सकते हो, 2 जनरलिटी होती हैं, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, और एक और जनरलिटीज़ होती थी पीएनएल एप्रोप्रिएशन वाली, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी। सेम अगर पार्टनर्स को कमीशन दिया जाता है तो उसका भी सेम ही एंट्रीज होती हैं, एक बार ड्यू का और एक बार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की एंट्री। तो ये 2 जनरलिटीज़ होती, ओके। और इसमें या तो होगा मंथली या फिर एनुअली होगा। और एक और चीज़ याद रख लेना कि पार्टनर्स को जो रेम्यूनरेशन मिलता है, रेम्यूनरेशन तभी मिलेगा जब पार्टनरशिप फॉर्म को प्रॉफिट होगा, बिकॉज दिस इज एप्रोप्रिएशन वाली आइटम, दिस इज नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली आइटम। तो यदि लॉस होएगा पार्टनरशिप फॉर्म का तो आप सैलरी और कमीशन नहीं दिया जाएगा पार्टनर्स को, ठीक है जी, सैलरी और कमीशन नहीं दिया जाएगा पार्टनरशिप को। समझ आ रही बातें, ओके। अब देखो यहाँ पे अगर आप आओगे तो मैंने आपको ना क्लास नोट्स में भी ये सारी चीज़ें लिखाई थी, किस हिसाब से, देखो जी यहाँ पे ये जो प्री एनुअल एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे बता दिया आपको सेम। फिर उसके बाद सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने आपको कराया है, फिर बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही कराया है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी कराया था। अच्छा ये कंसेप्ट मैंने अलग से कराया था, ठीक है जी, तो यहाँ से करा देता हूँ दोबारा, उसका नोट अलग शायद लिखवाया था, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, पार्टनर्स कमीशंस की बात करें, ठीक है, इसके ऊपर आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है, आप कर लेना, कोई उतनी बड़ी बात नहीं है। कौन सी, पार्टनर्स सैलरी वाला। पार्टनर्स कमीशन में आ जाओ, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो कमीशन क्या होएगा आफ्टर और एक बिफोर। एक जो होता है वो बिफोर होता है और एक होता है आफ्टर, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन और बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर वाले में कुछ नहीं करना, कमीशन अगर निकालना है पार्टनर का तो सिंपल जो भी रेट होगा डिवाइड बाय 100 करना है। लेकिन यदि आफ्टर लिखा होगा तो आफ्टर वाले में आपको रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि कमीशन 5% है, बिफोर वाला है, बिफोर वाला है, तो उसमें आपको जो भी नेट प्रॉफिट होएगा ना दिया हुआ, उसमें 5/100 कर देना है। यदि 10% होएगा तो नेट प्रॉफिट इंटू 10/100 बिफोर वाले में। लेकिन यदि आफ्टर बोले तो नेट प्रॉफिट का 5/105 करना है, और यदि 10% बोले तो जो नेट प्रॉफिट है तो 10/110 हो जाएगा, 10/110 हो जाएगा। आफ्टर जब भी बोलता है तो आपको क्या कर देना, सिंपल वर्ड में याद रख लेना है, नीचे में जो है डिवाइड 100 प्लस कमीशन हो जाता है। एग्जाम्पल सर यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है, मैंने 2 एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं, आप ध्यान से देख लो ज़रा। इसमें कह रहा है ABC पार्टनर्स है, इनकी रेशियो है 2:1। A इज इंटाइटल टू अ कमीशन 10% ऑफ या ऑन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट भी गिवन है क्वेश्चन में 1,10,000। तो इसमें सिंपल क्या करोगे आप, नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100, 10% का, क्योंकि कुछ नहीं कहा तो हम बिफोर मानेंगे, ठीक है, या बिफोर चार्जिंग लिख दे, या कुछ नहीं कहे तो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन ही मानते हैं। तो नेट प्रॉफिट 1,10,000 इंटू 10/100 तो 11,000 आ गया। एक और एग्जांपल है नेक्स्ट, इसमें कह रहा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, सारी चीज़ें सेम है, XYZ है, Z इज इंटाइटल टू कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, और नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 2,20,000। तो इस केस में हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, तो 2,10,000 डिवाइडेड बाय 10 अपॉन 100, 10
तो ये आंसर आ जाएगा आपका 20,000। और ये कमीशन कहाँ लिख देंगे, P&L अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में लिख दो, जो भी आए, चाहे बिफोर वाला हो चाहे आफ्टर वाला हो। ठीक है जी। तो कमीशंस के लिए, पार्टनर्स कमीशन के लिए ये पॉइंट देगा। थर्ड पे आते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल वाले पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके बुक में। अगर आप कहोगे तो मैं क्वेश्चन नंबर वगैरह भी जो है लिखाते चला जाऊंगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल वाले पे आपकी बुक में जो क्वेश्चंस नंबर हैं वो पता है कहाँ से कहाँ तक है? हाँ जी, कौन बताएगा वो क्वेश्चन नंबर कहाँ से कहाँ तक है? आप चाहो तो देख सकते हो, समझ रहे हो। ये रहा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। क्वेश्चन 26 से 30 तक के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 26 से 30 क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स के अलग से, और बाकी जो बड़े क्वेश्चन है P&L अप्रोप्रिएशन उस पर भी आता है। तो ध्यान से सुनो भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक भी आएंगे। टाइम हो गया है कितने, हाँ जी टाइम हो गए, 1 घंटे हो गए, तो अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा। ठीक है जी। तो ध्यान देना, पूरा रिवीजन करके ही जाएंगे हम लोग। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल क्या है, देखो जी, एक तो होता है जब नो पार्टनरशिप डीड हो और जब पार्टनरशिप डीड हो। जब नो पार्टनरशिप डीड होएगा तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत नहीं है। हमने पॉइंट नंबर 5 भी पढ़ा था। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होता है और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को 6% पर एनम से दिया जाता है, बाकी कुछ भी अलाउ नहीं होता पार्टनर्स को। तो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड है तो जो भी लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड में उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। अब उसमें भी एक केस है, केस ये है कि यदि कुछ नहीं बोले तो हम उसको एप्रोप्रिएशन का आइटम मानते हैं, या अगर वो बोल दे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन आइटम, एप्रोप्रिएशन बोलेगा तो इसका मतलब है प्रॉफिट होएगा, तभी आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दोगे। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ है, लॉस हुआ है, तो यदि एप्रोप्रिएशन है तो आप अलाउ नहीं करोगे। लेकिन यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ चार्ज मानेंगे, एज अ चार्ज, तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा। ठीक है जी। लेकिन पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन, ये दोनों ऑलवेज एप्रोप्रिएशन के ही आइटम माने जाते हैं। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसा आइटम है जिसे आप एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी मान सकते हो और एज एन एप्रोप्रिएशन की आइटम भी मान सकते हो। और रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर एंड मैनेजर कमीशन, ये ऑलवेज चार्ज वाले आइटम्स हैं। सैलरी और कमीशन ऑलवेज एप्रोप्रिएशन वाले आइटम है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कई बार चार्ज भी हो सकता है और कई बार एप्रोप्रिएशन भी माना जा सकता है। ठीक है, याद रहेगा, समझ रहे हो बात को। मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन और रेंट टू पार्टनर, ये तो ऑलवेज क्या होते हैं, चार्ज होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है चार्ज भी हो सकता है और एप्रोप्रिएशन भी हो सकता है। और मैंने कहा क्या, सैलरी और कमीशन ये ऑलवेज एप्रोप्रिएशन होता है। समझ में आई बात मेरी? ठीक है जी, ये था। अब देखो जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर निकालना हो तो निकालना बड़ा ही आसान है। इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है, अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 और इंटू पीरियड अपॉन टाइम। अगर मैं सीधा सीधा बोलूँ तो, और याद रख लेना ये जो अमाउंट है ना, याद रख लेना ऑलवेज ओपनिंग कैपिटल होएगा। कौन सा अमाउंट, जो ओपनिंग कैपिटल है इंटू जो भी रेट होगा अपॉन 100 और इंटू यहाँ पे क्या लिखना है आपको, ध्यान से सुनो। या तो आप लिखोगे कितना, या तो आप लिखोगे, अगर आपका क्या हो डेज वाइज हो तो 365 डेज आएगा, अगर मंथ होएगा तो 12 आएगा और वीक होगा तो 52 वीक्स हो सकता है। ऊपर में जो भी टाइम पीरियड लिखा हो, मंथली बोलेगा तो उतना मंथ डिवाइड बाय 12 करो, वीकली बोलेगा जो कि नहीं बोलेगा, नहीं है क्वेश्चन वीकली वाला, तो उतने वीक अपॉन 52, एक साल में टोटल 52 वीक्स होते हैं। अगर डेज वाला बोले 10 दिन का इंटरेस्ट निकालो, 17 दिन का निकालो, 25 डेज का निकालो, तो उतने डिवाइड बाय 365 डेज होता है। बट आपके क्वेश्चंस में बुक में मंथली वाला ही है। ठीक है, तो 6 मंथ होगा 6/12, 3 मंथ होगा 3/12, इस टाइप से करना है। अब यहाँ पे देखो, यदि इंटरेस्ट, वही सेम चीज़ है, इससे क्वेश्चन भी है, यदि एप्रोप्रिएशन की आइटम है तो याद रख लेना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर एप्रोप्रिएशन की आइटम है तो अगर आपके पास प्रॉफिट है तभी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करोगे। और एक तीसरा केस होता है, मान लो आपके पास प्रॉफिट तो है लेकिन प्रॉफिट है मान लो 2000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है 3000, दोनों पार्टनर्स को मिला के 1500 और आपके पास प्रॉफिट सिर्फ 2000 ही है, तो जितना प्रॉफिट है सिर्फ आप उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हो। देयर आर 3 केसेस।
तो यहाँ पे है यदि लॉस है तो कुछ भी नहीं मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यदि आपके पास प्रॉफिट है तो आप पूरा फुल अलाउ कर दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन यदि आपके पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, इस पर एक क्वेश्चन भी है, आपको अभी दिखाएंगे, तो उसमें आपको रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके पार्टनर्स का और सिर्फ उतनी ही प्रॉफिट बांटना है, रिस्ट्रिक्टेड प्रॉफिट जितना आपके पास प्रॉफिट है। और एक लास्ट है क्या, अगर चार्ज एज प्रॉफिट है, मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो उसमें चाहे प्रॉफिट हो आपका या नेट लॉस हो, आपको पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ता है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकालते हैं, तो क्वेश्चन में जब भी क्लोजिंग कैपिटल देगा तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। ओपनिंग कैपिटल निकालने के दो मेथड हैं। यदि फिक्स कैपिटल मेथड है तब तो क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स प्लस करो और एडिशनल कैपिटल माइनस करो तो आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन इस पे रहेगा। यदि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का एक क्वेश्चन 2020 के सैम्पल पेपर्स वाला है, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो आप घर पे करना प्रैक्टिस सही से, आपके बुक में है, ठीक है जी, पहला ही क्वेश्चन होएगा, आपको दिखा देंगे। तो उसमें क्या होगा, क्लोजिंग कैपिटल, इसमें ड्राइंग्स तो आपको प्लस करना ही है, कैपिटल वाला भी प्रॉफिट वाला भी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी प्लस करना है, लॉसेस भी प्लस करना है। इसके अलावा आपको एडिशनल कैपिटल भी माइनस करना है, पार्टनर्स की सैलरी, रेम्युनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट्स को भी माइनस करना है, फिर जाके ओपनिंग कैपिटल आएगा एंड देन आप उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करोगे। तो ओपनिंग कैपिटल आपको निकालना है। और विल रिमेंबर, अब ये देखो, यही है 26 नंबर क्वेश्चन आपके बुक में, जो कि 2020 में सैम्पल पेपर का, ये एग्जाम में नहीं आया था। ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के ऊपर बेस्ड है, इसे आप घर पे करोगे, मैं ये नहीं कराऊंगा, क्लास में कराया हुआ था। इसमें ये बड़ा ही डिफ़िकल्टी वाला सवाल है, तो इसको अच्छे से आप करना है एक बार, ठीक है जी। कई बच्चों को एक बार में समझ नहीं आता, 2-3 बार में आता है, तो आप इसको सही से एक बार करना। अब मैं ज़रा 29 पे आ जाओ, एक क्वेश्चन है 29, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालना है, इस पे एक ही इलिस्ट्रेशन कराऊंगा, फिर आगे हम बढ़ जाएंगे। देखो, इसमें कह रहा है 2 पार्टनर है, अमित एंड भ्रमित। 1 अप्रैल 2021 को इनकी कैपिटल दी हुई, ये यानी ओपनिंग कैपिटल है, फिर तो हमें आसान है, क्लोजिंग कैपिटल नहीं है गिवन, तो ओपनिंग निकालने की जरूरत नहीं, सीधा ओपनिंग कैपिटल दे दिया। इसमें कह रहा है एक की कैपिटल है 15, एक का है 9, दोनों लैक्स में है। कह रहा है 1 अक्टूबर को, यानी 6 महीने बाद, भाई अगर ये पूरा 1 साल है तो 1 अक्टूबर मिडल में आता है, ये 1 अप्रैल, ये 31 मार्च, तो 1 अक्टूबर को स्टार्टिंग में कितने थे, 15 लाख और 9 लाख। 1 अक्टूबर को क्या हुआ, ध्यान से सुनो, इन दोनों की कैपिटल 12 लाख हो जाती है, 12 लाख ईच। तो इसका मतलब है ए ने, जिसके पास 15 लाख की ओपनिंग में कैपिटल थी, उसने 3 लाख का कैपिटल विथड्रॉ कर लिया, और बी ने 3 लाख का कैपिटल और एडिशन कर लिया, क्योंकि उसकी 9 लाख की थी तो इसने एडिशन कर लिया। तो एक्चुअल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आप निकालोगे तो मंथ वाइज निकालना है। मंथ वाइज मतलब कि भाई क्या होगा, ओपनिंग में जो कैपिटल है तो साल ड्यूरिंग द ईयर कुछ एडिशन करेगा, कुछ विथड्रॉ करेगा, तो उस हिसाब से मंथ वाइज आपको निकालना है, ठीक है जी। और इसके कैलकुलेट करने के कई सारे तरीके हैं, एक्चुअली में कहीं नहीं, 2 तरीके हैं मेन। एक तो आप कैसे निकालोगे, देखो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें आप या तो क्या करोगे, देखो जैसे यहाँ पे निकाला हुआ है, पहले ये बता दूं, देखो अगर ए की बात करें तो 15 लाख 6 महीने चला और फिर उसने 3 विथड्रॉ कर लिया, तो आगे के 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ 12 लाख का चला, मतलब 12 लाख की कैपिटल थी। तो 15 लाख पे 6 महीने का और 12 लाख पे 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देना है। इसमें इंटू करके जो रेट है, रेट कितनी दी हुई थी, 8%, तो 8/100 एंड 8/100 करोगे तो जो भी इंटरेस्ट आएगा दोनों को आप ऐड कर दोगे, तो आपकी देखो यहाँ पे इसने प्रोडक्ट करके फिर टोटल करके और फिर निकाला हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,08,000 आएगा। इसका एक दूसरा तरीका ये है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था नोट्स में, देखो जी, इसमें मैंने आपको बताया था, एक तो जब भी आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो फिक्स मेथड से और फ्लक्चुएटिंग मेथड से, और मैंने आपको बताया था क्या दूसरा तरीका, कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकालना है ओपनिंग कैपिटल पे तो रेट अपॉन 100 कर दो, और मंथ वाइज हो तो मंथ वाइज, नहीं है तो ये छोड़ दो। लेकिन आपका एडिशन और ड्राइंग्स होएगा, तो आप क्या करो, जितने भी आपने एडिशन किया है पहले ओपनिंग कैपिटल पे तो पूरे साल का निकाल दो, सिंपल पूरे साल का, और जितना भी एडिशन करा है तो आपने अक्टूबर में एडिशन करा कितने का, 3 लाख का, ये इस पे 15 लाख निकालो और इस पे 3 लाख निकालो, कितने महीने का, 6/12, और जो भी रेट है वो रेट तो आएगा ही आएगा। और यदि आपने कोई ड्राइंग्स करा है तो उसे आप माइनस कर दो,
ठीक है। तो ये आसान तरीका है, आप इससे ही निकालना, बाकी आप वैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। और ये मैंने वही इंटरेस्ट का फॉर्मूला बता दिया, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसमें इसने दूसरे तरीके से निकाला है, आप उस तरीके से भी निकाल सकते हो। और दूसरे वाले पार्टनर का क्या होगा, पहले 6 महीने के लिए 9 लाख पे और फिर बाकी 12 लाख पे 6 महीने का कितने परसेंट से, 8% से, तो ये आपका 84,000 आ जाएगा, ठीक है जी। इसके अलावा ये एक 30 वाला जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको बता रहा था ना मैं कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स और एप्रोप्रिएशन एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन की आइटम मानना। तो उस केस में अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो अगर आपके पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो आप पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलाउ कर सकते हो। उसके ऊपर क्वेश्चन 30 है आपके बुक में। इसमें क्या है, ध्यान से सुनो। इसमें एक बार उसने बोला नो अग्रीमेंट। नो अग्रीमेंट का मतलब है आपको सिर्फ एप्रोप्रिएशन मानना है। जब एग्रीमेंट नहीं है तो आपको नॉर्मल एप्रोप्रिएशन ही मानना है या कुछ ना दे तो। लेकिन यदि बोल दे कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स हैं या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैपिटल एज अ चार्ज माना जाएगा, तो उस केस में आपको चेक करना है आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है तभी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे। यदि सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको अलाउ नहीं करोगे। लॉस है तब तो बिल्कुल नहीं दोगे, और जितने प्रॉफिट्स है उतनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे। तो इसमें देखो क्या किया है, 2 पार्टनर हैं मोली एंड भोली, 20,000 और 10,000 कैपिटल है, रेशो इसकी है दी हुई 2:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना है इसको, और नेट प्रॉफिट आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1,500 है। अब जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे ना 20,000 और 10,000 पे 6% के हिसाब से, ठीक है जी, तो 1,200 और 600 आएगा। टोटल कितना आ गया, टोटल ए और बी दोनों को मिला के आपको देना है 1,800 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपके पास प्रॉफिट सिर्फ 15,000 है। तो यदि आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाओगे ना, इधर लिखोगे 1,500 और इधर यहाँ 1,800 अगर लिखोगे तो, और यहाँ पे लॉस लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि यदि एप्रोप्रिएशन की आइटम है, एप्रोप्रिएशन एज अ एप्रोप्रिएशन मानोगे आप, ठीक है जी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ उतना ही देना है जितना आपके पास प्रॉफिट है। तो आपके पास सिर्फ 1,500 है, तो अगर एप्रोप्रिएशन की आइटम मानोगे, एज एन एप्रोप्रिएशन मानोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, तो आप 1,800 नहीं दे सकते, आप सिर्फ और सिर्फ 1,500 दोगे। अब टोटल 1,500 तो दोगे, लेकिन ए को देना है कितने, ए को देना है 1,200, बी को 600, तो कितना दोगे, तो इसी के रेशो में देना पड़ेगा। 1,200 और 600 का रेशो बनाना पड़ेगा आपको, तो ये रेशो आएगी 2:1। तो 1,500 को 2:1 में बांटना पड़ेगा। तो ये जो 1,500 है, तो 1,500 को 2:1 में बांट के, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा इतना, तो ये इक्वल हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो डिविजल प्रॉफिट। लेकिन यदि केस बी में अगर आप इसे चार्ज मानते हो, इसे आप अगर चार्ज मानते हो, ठीक है जी, तो चार्ज का मतलब क्या है, आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा एज अ चार्ज, क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम मान लेते हैं। चार्ज का मतलब पीएनएल अकाउंट का आइटम, पीएनएल एप्रोप्रिएशन नहीं। तो इस केस में आपको देखो जी, पीएनएल अकाउंट नहीं बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। और उसमें मान लो 1,500 का क्या है आपका प्रॉफिट है, ठीक है जी, तो उसमें आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा दोगे इसको, 1,200, 800, 1,800, 1,200, 600, 1,800, तो आपका लॉस आ जाएगा 120 और 180, 300 का लॉस आ जाएगा। ये पीएनएल अकाउंट है, ना कि एप्रोप्रिएशन है। और ऊपर वाला एप्रोप्रिएशन है क्योंकि आपने एप्रोप्रिएशन का आइटम माना था, ठीक है जी। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल रहता है। तो ये एक क्वेश्चन था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, 2 मैंने करा दिए, दैट विल बी सफिशिएंट। बाकी आप जो क्वेश्चन से आप आराम से रिवाइज कर सकते हो, क्लास में हमने करा भी था। तो मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आपको ये ध्यान रख लेना है, नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। नंबर 2 जो भी डेट होगा उस हिसाब से निकलेगा। कई बार वो कैपिटल विथड्रॉ भी करेगा, कई बार एडिशन भी करेगा, ठीक है जी। और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ चार्ज माना है या एज अ एप्रोप्रिएशन आइटम माना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। एप्रोप्रिएशन आइटम मानेगा तो आपको चेक करना है प्रॉफिट कितनी है, उतनी ही आप दे सकते हो। प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो आप बिल्कुल नहीं दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर चार्ज है तो आपको पूरा अलाउ करना पड़ेगा पीएनएल अकाउंट में। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 4th नंबर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी जर्निटीज़ हैं, जर्निटीज़ तो कभी कभी आता है, जर्निटीज़ वही सेम, एक तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन वाला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, और एक नॉर्मली कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट होता है, ठीक है जी। इसके बाद इसमें है आपका क्या, ड्राइंग जो है एक होता है अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होता है अगेंस्ट कैपिटल। अगेंस्ट कैपिटल वाला जो है वो फिक्स कैपिटल जब भी होएगा ना, फिक्स मतलब कैपिटल से ड्राइंग्स कराएं तो उसके कैपिटल को घटाओ।
लेकिन अगर प्रॉफिट से ड्राइंग्स करा है तो कैपिटल में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है जी। तो ये चीज़ होती, और इसमें ड्राइंग्स को डेबिट किया जाता है, इसमें कैपिटल को डेबिट किया जाता है। इट इज़ पार्ट ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, इट इज़ पार्ट ऑफ कैपिटल होता है, कौन सा, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल वाला। इससे कैपिटल रिड्यूस नहीं होता, लेकिन कैपिटल के अगेंस्ट में ड्राइंग्स किया तो कैपिटल को घटा दो, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते समय कंसीडर करना है अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट वाला है, लेकिन कैपिटल वाला है तो कंसीडर हम नहीं करते, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में नॉट कंसीडर एंड कंसीडर, ठीक है। तो ये एक छोटा सा चीज़ था, वो उतनी बड़ी चीज़ नहीं है। मेन आपको यहाँ पे सुनो, केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4, टोटल 4 केसेस है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के। यहाँ से आपको समझाता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ना, इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग्स है कहाँ पे है, मैंने इसमें कराया था क्या, कहीं तो कराया था, वो वाली शीट नहीं है क्या अपने पास, ये रहा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे आ जाओ, ये रहा, मैंने आपको कराया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में क्या होता है, ध्यान से सुनो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में क्या है, ध्यान से सुनना। इसमें मैंने आपको बताया, एक तो क्या होगा, केस 1 में सिर्फ परसेंटेज में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट दिया रहेगा, कहेगा 6%, पर एनम नहीं लगाएगा, कहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 6%, 10%, 5। तो आपको मंथ कुछ नहीं करना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में ड्राइंग्स की जो अमाउंट है इंटू रेट से निकाल दो, दैट्स इट, खत्म। एग्जाम्पल सर, ये रहा एग्जाम्पल। इसने बोला है आपको 40,000 और 50,000 का ड्राइंग्स है और 10%, यहाँ पे पर एनम नहीं बोला, वर्ड इज पर एनम नहीं बोला, तो सीधा 40,000 इंटू 10%, 50,000 इंटू 10%, ऐसे क्वेश्चंस नहीं है और ना ही आने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन यदि आपसे बोलता है पर एनम, ड्राइंग्स का रेट और पर एनम बोलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10% पर एनम, तो उस केस में आपको ड्राइंग्स की अमाउंट इंटू रेट इंटू 6/12 करना है। वो ड्राइंग्स का रेट दे देगा पर एनम, लेकिन आपको डेट नहीं दिया कि किस डेट को ड्राइंग्स कराएं। तो किस डेट को ड्राइंग्स कराएं नहीं दिया, तो हमें एज्यूम करना है मिडल, यानी 6 महीने वाला। तो खुद से 6/12 करना है, ये बच्चे कई बार भूल जाते हैं, ठीक है जी। रेट पर एनम ही देगा, ये वाला तो होता नहीं है नॉर्मली, पर एनम देगा। तो जब भी पर एनम देगा और वो किस दिन विथड्रॉ करा वो नहीं देगा, तो आपको 6/12 करना है इस केस में, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें क्या है, 2 पार्टनर हैं ए और बी, इन्होंने विथड्रॉ करा है 60 और 70,000, ठीक है। कब, 1 जनवरी 2022 को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 10% पर एनम। तो जब 1 जनवरी 2022 का है तो उसके हिसाब से उतना मंथ निकालो, ठीक है जी। 1 जनवरी 2022 को बी ने करा है तो 3/12, लेकिन ए के बारे में उसने मंथ बताया नहीं कि किस डेट को करा है, तो हमें खुद से 6 महीना मान के उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना पड़ेगा। जब मंथ नहीं बताएगा और ये रेट हमेशा पर एनम लिखा रहेगा, तो आपको 6/12 मंथ बता दे तो उसके हिसाब से उतने मंथ का। 1 जनवरी को निकालेगा तो यहाँ से यहाँ 3 महीने, तो इसके लिए 3 महीने, और ए का बताया नहीं उसने, तो हमने पूरा अज्यूम कर लिया खुद से 6 महीने, मिडल में उसने विथड्रॉ करा होगा। फिर आते हैं थर्ड वाले केस पे। थर्ड वाले केस में क्या है, इसमें आपका सिंपल इंटरेस्ट मेथड और प्रोडक्ट मेथड वाले 2-3 क्वेश्चन हैं। इसमें आपको क्या होगा ना, ड्राइंग्स का जब अमाउंट हम क्या करते हैं, ड्राइंग्स का अमाउंट जब हम विथड्रॉ करते हैं और डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम पे और डिफरेंट अमाउंट विथड्रॉ करते हैं, जैसे कभी 400 विथड्रॉ कर लिया, कभी 500 कर लिया, कभी 1 जनवरी को कर लिया, कभी 15 मार्च को कर लिया, कभी 30 सितंबर को कर लिया विथड्रॉ। तो उस केस में आपको या तो सिंपल इंटरेस्ट मेथड क्या कहता है कि जिस डेट पे जितने अमाउंट करे हो इंडिविजुअली उसका इंटरेस्ट ड्राइंग्स निकालो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और या फिर आप प्रोडक्ट मेथड कर सकते हो। एग्जाम्पल आ जाओ जी, एग्जाम्पल। तो इसमें आपको मैंने एग्जाम्पल नंबर 3 बताया। इसमें क्या है, 2 पार्टनर्स हैं और इसकी ड्राइंग्स है क्या, इस डेट पे। तो देखो जी, 31 मई को 10,000 विथड्रॉ करा है, 1 नवंबर को 20,000 और 1 फरवरी को इसने 30,000 का विथड्रॉ करा है किसी पार्टनर ने, किसने, दिव्या ने, ठीक है जी। और 10% पर एनम से देना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ईयर जो एंड हो रहा है 31 मार्च 2022 को एंड हो रहा है। तो इसमें या तो आप सिंपल इंटरेस्ट मेथड लगा सकते हो या प्रोडक्ट मेथड लगा सकते हो। सिंपल वाले में क्या होगा, आपको तीनों का इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा। तीनों का कैसे भाई, पहला जो ड्राइंग है 10,000 का, फिर 20 का, फिर 30 का। 10,000 ड्राइंग जो करा है 31 मई को करा है तो उतने दिनों का, 31 मई करोगे तो 10 महीने होएगा। फिर दूसरा करा है 1 नवंबर को, तो 1 नवंबर से 5 महीने होते हैं मार्च तक, और लास्ट है 1 फरवरी को करा है तो 2 महीने होते हैं। तो इन सबका इंडिविजुअली निकाला, टोटल कर दिया। लेकिन अगर इसी क्वेश्चंस को प्रोडक्ट मेथड से करेंगे, सेम क्वेश्चन प्रोडक्ट मेथड से कर सकते हैं या सिंपल मेथड से, बट एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन है डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट डेट, तो आपको प्रोडक्ट मेथड करना है, बिकॉज दैट विल बी ईजियर। तो प्रोडक्ट मेथड इसीलिए लाया गया। प्रोडक्ट मेथड में क्या है, पहले आप डेट का कॉलम बनाओ, फिर मंथ कैसे, अगर 31 मई को विथड्रॉ करोगे तो 31 मई से 31 मार्च क्लोजिंग वाला डेट तक के कितने महीने, तो 10 महीने।
मई से मार्च। फिर अगर नवंबर 1 नवंबर को तो 1 नवंबर से मार्च 5 महीने, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। और 1 फरवरी को तो 1 महीना फरवरी और दूसरा मार्च, तो 2 महीने। फिर अमाउंट जो विथड्रॉ करा है 10 20 30, तो इसका प्रोडक्ट कर लो, दिस इंटू दिस, 10 इंटू 10 10,000, 5 इंटू 20 1 लाख, 2 इंटू 30 60,000, और ये आ गया टोटल प्रोडक्ट। और इस केस में क्या है, जितना प्रोडक्ट आया इंटू रेट और इंटू 1 मंथ। प्रोडक्ट मेथड में हमेशा 1/12 मंथ्स करना होता है, ठीक है जी। तो 2,60,000 इंटू 10/100 इंटू 1/12, तो जो भी आ जाएगा आपका ड्राइंग्स आ जाएगा 2166। और इन दोनों केसेस में क्या है भाई, देखो सेम क्वेश्चन है, 2 अलग अलग मेथड है, तो आंसर क्या होगा, सेम आएगा। तो दिस इज केस नंबर 3। और आपका एक केस नंबर 4 था, ध्यान से सुनो। केस नंबर 4, जब इक्वल अमाउंट और एक रेगुलरली टाइम पीरियड पे वो निकालता है, तो उसके लिए आपको टेबल याद रख लेना, ये वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे इसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बट आपको मेनली याद रख लेना है, जब पर एनम ना दिया हो, सिर्फ परसेंटेज दिया हो, जब परसेंटेज भी दे पर एनम भी दे, और डेट गिवन नहीं है तो खुद से अज्यूम करो 6 मंथ, अगर डेट गिवन है तो उतने टाइम पीरियड का डिवाइड बाय 12 करके निकालना है। यदि आपको डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम पे दिया हुआ है, इसी को हम बोलते हैं इरेगुलर विथड्रॉल अमाउंट एट इरेगुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड, इसके एग्जांपल करा दिया मैंने आपको। व्हेन इक्वल अमाउंट एंड एट अ रेगुलरली टाइम पीरियड पे, तो इसमें बहुत सारे केसेस बनते हैं, और इसमें जो टाइम पीरियड निकालते हैं उसको एवरेज करना होता है। एवरेज कैसे करते हैं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विथड्रॉल और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विथड्रॉल करके उतने महीने का एवरेज निकालना है, जो कि ऑलरेडी ये टेबल मैंने बना के दे दिया है। ये निकालते कैसे हैं, कैसे ये निकला है, ये मैं आपको एक्सप्लेन क्लास में करा था, अभी नहीं कर रहा हूँ, अभी आप सिर्फ इतना याद रख लोगे। इसमें मेन ये 4 टेबल हैं। अगर वो मंथली विथड्रॉ करता है पूरे 12 महीने यानी पूरे साल, मंथली हर महीने, या तो बिगिनिंग में, मिडल में या एंड में। बिगिनिंग में करेगा तो सारे 6 महीने का 6.5 मंथ्स का, मिडल में 6 मंथ्स का, और एंड में 5.5 मंथ्स का। अगर वो क्वार्टरली करता है पूरे साल तो 7.5, फिर 6 मंथ्स एंड 4.5 मंथ्स, डिवाइडेड बाय 12 ऑलवेज करना है। यदि हाफ ईयरली करता है, हाफ ईयरली पूरे साल, तो 9 मंथ्स का, 6 मंथ्स का और 3 मंथ्स का डिवाइडेड बाय 12 करना है। यदि मंथली करता है लास्ट के 6 महीने, ठीक है जी, सिर्फ 6 महीने तक मंथली, बिगिनिंग में, मिडल में, एंड में, तो 3.5, 3 और 2.5। ये एवरेज आया है कैसे, ये एवरेज मंथ इस फार्मूले से निकाला गया है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। एग्जाम्पल के तौर पे एक सिर्फ बता देता हूँ आपको, जैसे ये पूरा 1 साल है, सुनना, अगर मैं पूरे मंथली कैलकुलेट कर रहा हूँ, मंथली, ठीक है, तो 1 साल में 12 महीने। अगर वो मैं मिडल वाला निकालता हूँ, ठीक है, चलो एंड वाला निकालते हैं, तो पहले 31 जनवरी को उसने अमाउंट विथड्रॉ करा, फिर हर साल वो एंड में करेगा। तो फर्स्ट विथड्रॉ कब है, 31 अप्रैल को करा, 30 अप्रैल को, अप्रैल वाला महीना है ना, अप्रैल से मार्च, तो 31 मार्च को अगर उसने विथड्रॉ करा है, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, तो 31 अप्रैल के बाद 31 मार्च तक कितने महीने बचेंगे, 11। और सबसे लास्ट वाला कब, 31 मार्च को विथड्रॉ करेगा, तो इसके बाद टाइम कितना लेफ्ट होएगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स 0। तो 11 + 0 डिवाइडेड बाय 2 करोगे आप, तो ये कितना आ जाएगा, 5.5। ये एंड वाला है, तो एंड वाला ये आपका 5.5 मंथ्स में निकला। सिर्फ एक का होता है, ऐसे ही सारे का आप निकाल सकते हो। तो ये ऐसे आया हुआ, आपको सिर्फ टाइम याद करना है। अगर कभी भूल जाओ तो आप खुद से कैलकुलेट करके कर सकते हो, ठीक है। अब इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, CBSE 2019 में आपके साथ CBSE का 2019 में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, कह रहा है देव विथड्रू 10,000 ऑन 15th डे ऑफ एवरी मंथ। 15th डे का मतलब है मिडल, एवरी मंथ का मतलब है पूरे हर महीने, यानी पूरे 12 मास, यानी पूरे 12 महीने। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाज चार्ज एट द रेट ऑफ 12% पर एनम दिया हुआ है CBSE 2019 में। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये 10,000 पर मंथ है, तो सबसे पहले तो 10,000 इंटू 12 करो ना, पूरे 12 महीने का, ठीक है जी, 1,20,000 आया। अब इस 1,20,000 इंटू 12%, 12/100, 12/100, और मिडल वाले में कितने महीने होते हैं, 6, तो 6/12 मंथ्स, तो आपका आंसर आ जाएगा 7200। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 40 है आपके बुक में, इसमें क्या कह रहा है, वो रेगुलरली 4,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ्स, ये वाला है 6 मंथ्स वाला, ये है, ठीक है। फॉर 6 मंथ्स के लिए हर महीने विथड्रॉ तो कर रहा है एंड में हर महीने एवरी मंथ, लेकिन सिर्फ 6 मंथ्स तक ही कर रहा है लास्ट के, ठीक है जी।
तो इस केस में ये 4,000 कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5% है, तो आपको यहाँ पे ये इन्होंने एवरेज करके निकाला हुआ है, तो 2.5 आएगा। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये जो है ना ये 30 सितंबर तक ही 6 महीने, 1 अप्रैल से 30 सितंबर, तो उस केस में जब आप निकालोगे तो इसका 2.5 एवरेज आएगा। तो 2.5 डिवाइड बाई 12, 5% है, 5/100, और टोटल 24,000 लिखना, 4,000 मत लिखना, ये कई बार गलती करते हैं। 4,000 इंटू 6 करना पड़ेगा, क्योंकि 6 महीने तक इसने विथड्रॉ करा है। अगर वैसे ही क्वार्टरली हो, क्वेश्चन 41, क्वार्टरली में बिगिनिंग है, एंड है और मिडल है, तो क्वार्टरली का मतलब एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो इस 7,500 को 4 से पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके क्वार्टरली आया। फिर रेट 10/100 है, और फिर मंथ डिवाइड बाय 12 कर दो, और यहाँ पे अगर बिगिनिंग है तो उस हिसाब से, मिडल है उस हिसाब से, एंड है तो उस हिसाब से निकालना होता है। तो यहाँ पे उसने निकाला हुआ है, ठीक है जी। एंड मिडल एक में 4.5, 7.5 और आपका 6, ये वाले टेबल से आया। कहाँ से? 7.5, 6 एंड 4.5। ये कब है? क्वार्टरली का। तो इस हिसाब से आप क्वेश्चन कर सकते हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के, ठीक है जी। आगे बात समझ में? हाँ या ना, जल्दी से बोलो, हाँ या ना। आगे हम बढ़ सकते हैं क्या? टेल मी ईच एंड एवरी वन, प्लीज़ रिप्लाई। बाकी और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं, आप कर सकते हो। अब इसके अलावा आ दो, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, 2 और हैं बस। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन में क्या होता है, ध्यान से सुनो। लोन का अमाउंट इंटू रेट और इंटू टाइम अपॉन 12। जब भी इंटरेस्ट जो भी होता है ना, तो हमेशा जो अमाउंट है इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ बाय 12 करना होता है। जितना भी टाइम, मंथ बाय 12, डेज बाय 365, या नंबर ऑफ वीक्स डिवाइड बाय 52 वीक्स। चाहे वो इंटरेस्ट ऑन लोन हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो। और बाकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में स्पेशल अलग अलग केसेस हैं, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कई बार वो क्या होगा, विथड्रॉ भी करेगा और एडिशन भी करेगा, तो उस हिसाब से उतने महीने का। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, ये बड़ा ही आसान है, इसके 2-3 छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं आपके बुक में। और ये बेसिकली क्या होता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन, तो वहाँ पे माइनस करके लिखना होता है, क्योंकि ये ऑलवेज चार्ज वाला आइटम होता है, P&L अकाउंट का आइटम होता है। तो इसमें एंट्री अगर लिखना चाहो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू पार्टनर्स लोन अकाउंट आता है, कहीं पे भी एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं आएगा। इसमें याद रख लेना है, हमने पहले ही पढ़ा था टॉपिक नंबर 5 में, कि यदि पार्टनर्स ने कोई लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को और कुछ भी नहीं कहा है पार्टनरशिप डीड में, तो आपको खुद से 6% के हिसाब से, पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देना पड़ेगा। और यदि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इस लोन पे इंटरेस्ट इतने इतने रहेगा, तो उसी के हिसाब से दे दो। और ये जो है इसका एक सेक्शन 13D होता है पार्टनरशिप एक्ट का, वहाँ पे ये लिखा हुआ था कि आपको खुद से 6% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देना पड़ता है। तो इस सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं, आपको सिंपल याद रखना है कि जब भी कुछ ना बोले, इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, आपको 6% पार्टनर्स के लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, और इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ दी, तो 2 एंट्री है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, एंड P&L अकाउंट। यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन नहीं है, P&L अकाउंट है, टू पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। ऑलवेज रिमेंबर, ये हमेशा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन देना ही है। एक एग्जांपल के तौर पे देखो जी, यहाँ पे 3:2 का 2 पार्टनर है, AB, और इसमें बी ने लोन दिया है 1 लाख का फॉर्म को, ठीक है जी। अखिल ने लोन दिया है 1 लाख का, कब? 1 अक्टूबर को, लेकिन बी ने लोन दिया है 1 लाख रुपए, ठीक है जी, सेम डेट को, 1 अक्टूबर को। आगे कह रहा, अखिल हैड ऑल्सो गिवन अ पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर फॉर्म्स गो डाउन एट अ मंथली रेंट ऑफ 5,000 पर मंथ। फॉर्म ने अर्न करा है 1,03,000 का प्रॉफिट बिफोर अबव दी एडजस्टमेंट, बिना एडजस्टमेंट के। एक क्वेश्चन ऊपर करा था, आफ्टर बोला था तो हमने कुछ नहीं करा था, बिफोर बोलेगा तो आपको खुद से यहाँ पे माइनस करना है। P&L एप्रोप्रिएशन जब हम बनाएंगे, हमारी प्रॉफिट आई है 1,03,000, तो ये जो 1,03,000 जो प्रॉफिट था ना, इसमें से आपको क्या माइनस करना पड़ता? इसमें से आपको माइनस करना पड़ता ये जो भी इसका इंटरेस्ट आएगा। यहाँ पे दिया नहीं है, सही से कैलकुलेट नहीं करा, कोई बात नहीं। तो इंटरेस्ट जो रहा ना, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 3,000 आया है, और अखिल का रेंट इतना है, ठीक है जी। तो ये दोनों चीज़ों को आपको इसमें से माइनस करना है, 3,000, 60,000, ठीक है जी। ये माइनस कर लोगे आप, तो अपने आप यहाँ पे आपका 40,000 का ये बैलेंस CD नहीं होता है, P&L अकाउंट होता है, नेट प्रॉफिट। अब फिर इसमें आपको क्या करना है, P&L एप्रोप्रिएशन में इसे आप बांट दोगे रेशो में। तो चूंकि ये क्या होता है, P&L अकाउंट का आइटम होता है, दैट इज कॉल्ड चार्ज, तो आप P&L अकाउंट में दिखाते हो। नहीं दिखाओगे आप, तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा P&L अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये अकाउंट मत बनाना, सीधा यहाँ पे ब्रैकेट में करके नेट प्रॉफिट में और माइनस करके लिख देना। ये मैंने आपको सिखाया हुआ, ठीक है जी। तो ये होता है क्या आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इसकी जेनेटिस वाला एक क्वेश्चन है 12, तो ये भी आपको करा दिया और जेनेटिस बता दिया था, ये आप कर लेना।
एक होता है रेंट टू पार्टनर, तो सेम इसको भी P&L अप्रोप्रिएशन में हम माइनस करते हैं। जो भी रेंट होगा, रेंट या तो मंथली होगा या फिर क्या होगा, ईयरली। तो इसी क्वेश्चन में रेंट दिया हुआ था, ये क्वेश्चन दोनों कवर होता है। मंथली रेंट है कितने का, 5,000 का गोडाउन पर्सनल। रेंट टू पार्टनर हो गया ना, पार्टनर 5,000 इंटू 12 60,000, तो 60,000 को भी अप्रोप्रिएशन के आइटम मानते हैं, यानी कि लॉस लेस करते हैं नेट प्रॉफिट में से। तो ये 2 सवाल थे, आप ये कर लेना। तो यहाँ तक हमारा कौन सा खत्म हो गया, P&L अप्रोप्रिएशन का। अब बाकी के छोटे छोटे आसान से इसमें एक एक एग्जाम्पल कर लेंगे और कंसेप्ट बता दूंगा तो खत्म हो जाएगा। 10 मिनट के अंदर जो है हमारा ये चैप्टर खत्म होने वाला है। 7, 8, 9 ध्यान से सुनो, 7, 8, 9 ठीक है जी। तो 7 वाला जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है टॉपिक आपका। 7 टॉपिक पार्टनर्स कैपिटल है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, वन इज फ्लक्चुएटिंग, अनदर इज फिक्स कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग में आपको सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है, फिक्स कैपिटल मेथड में आपको कैपिटल अकाउंट एज वेल एज पार्टनर्स करेंट अकाउंट भी बनाना होता है। ठीक है, इसको मैंने आपको नोट से भी कराया था। जब आप नोट से करोगे तो देखो जी यहाँ पे आसान तरीके में, आसान से भाषा में, ठीक है जी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ऊपर कराया था क्या, चलो यहीं से करा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे थे। सुनो, तो मैंने कहा एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है ना, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक ही आपको बनाना है, सारी चीज़ें इसी में। फ्लक्चुएट मतलब चेंजेबल, तो कैपिटल को चेंज हम कर सकते हैं पार्टनर्स की। तो BD सबसे पहले लिख दो, बैलेंस BD। कभी कभी डेबिट में होएगा तो यहाँ पे लिख देना है डेबिट साइड में। और अगर कोई एडिशन किया है कैपिटल में तो बाय बैंक अकाउंट एडिशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलेगा तो क्रेडिट साइड, सैलरी मिलेगा पार्टनर को तो क्रेडिट साइड, कमीशन मिलेगा पार्टनर को तो क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और ड्राइंग्स आर 2 टाइप्स, वन इज आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल, तो दोनों ड्राइंग्स को डेबिट साइड। और उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी होएगा तो उसे भी आप लिख दोगे यहाँ पे ड्राइंग्स, और जो कैपिटल वाला ड्राइंग्स है उसे टू बैंक और बाय बैंक करके लिखते हैं। और इसके अलावा जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, तो अगर उसका लॉस होएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। और एट द एंड आपका क्या निकल के आ जाएगा, बैलेंस CD यानी क्लोजिंग बैलेंस निकल जाता है, और इसे ही हम लोग बैलेंस शीट में लिख देते हैं। यदि आप फिक्स कैपिटल मेथड बना रहे हो, फिक्स कैपिटल मेथड, तो इसमें एक पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, एक करेंट अकाउंट बनाना है। फिक्स कैपिटल का मतलब आपका कैपिटल फिक्स रहेगा, डज नॉट चेंज। तो जितने भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन, वो सब किस में आएगा, करेंट अकाउंट में आएगा। करेंट अकाउंट, इसका भी बैलेंस BD CD डेबिट क्रेडिट हो सकता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स और एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट। और यदि ड्राइंग्स दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है और लॉस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का है तो ठीक है। और लास्ट में बैलेंस CD आ जाएगा करेंट का। लेकिन कैपिटल में क्या होगा, सिर्फ BD CD, और यदि आपने कैपिटल एडिशन करा है या कैपिटल को विथड्रॉ करा है तो ही आएगा इसमें टू कैश बाय कैश या टू बैंक बाय बैंक। बाकी सारे आइटम वो आपके करेंट अकाउंट में आएगा। दिस इज कॉल्ड फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है जी। और इसमें क्या होगा, इसका क्लोजिंग कैपिटल का और करेंट का दोनों का क्लोजिंग जो बैलेंस होता है, बैलेंस CD, वो दोनों बैलेंस शीट में जाता है, ठीक है जी, ये होता है। और ये सेम चीज़ हमें आगे के चैप्टर में भी पढ़ना है, चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वहाँ पे भी कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट सब हमें पढ़ना है, रिवोल्यूशन वगैरह भी बनाने के बाद। फिर एक छोटा सा थ्योरी का टॉपिक है फिक्स कैपिटल मेथड फ्लक्चुएटिंग में, ये आप पढ़ लेना घर से, आसान है। फिक्स कैपिटल मेथड में हमें 2 अकाउंट बनाना पड़ता है, फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक अकाउंट कैपिटल बनाते हैं। फिक्स कैपिटल में क्या होगा, कैपिटल अनचेंज हो जाता है, लेकिन इसमें फ्लक्चुएट होते रहता है, ठीक है जी। जितनी भी एडजस्टमेंट है वो करेंट अकाउंट में होती है, इसमें सारे एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में होती हैं। बोथ कैपिटल एंड करेंट अकाउंट अपीयर करते हैं बैलेंस शीट में, इसमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट अपीयर होता है, क्योंकि करेंट होता ही नहीं फ्लक्चुएटिंग में, ठीक है जी। स्पेसिफिकली मेंशन, इट शुड बी स्पेसिफिकली मेंशन इन पार्टनरशिप, बट ये स्पेसिफिकली मेंशन जरूरी नहीं है, नेसेसरी, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ये 2 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस तो मैं इसके नहीं करा रहा, ये आसान से हैं, ये आप कर लोगे, ठीक है जी, कैपिटल अकाउंट वाले, ठीक है ना। इसमें कोई उतनी बड़ी बात नहीं है, मैंने आपको समझा दिया है, इसके क्वेश्चंस करा दिया था। अब आ जाती 2 छोटे छोटे लास्ट के टॉपिक है, ये मेन इंपॉर्टेंट है एडजस्टमेंट वाला, तो इस पर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। और गारंटी वाला तो आसान है, ध्यान से सुनो। अगर 2-4 मिनट लास्ट में टाइम बचेगा तो आप बोलोगे तो ऊपर वाले कैपिटल वाले एक बार दोबारा से डिस्कस करा देंगे, क्वेश्चन नहीं कहोगे तो नहीं कराएंगे। अब सुनो, यहाँ पे पहले एडजस्टमेंट्स वाले पे आ जाओ। सुनो, पास एडजस्टमेंट में क्या करना है आपको, पास एडजस्टमेंट के जितने भी क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा लोगों को, बच्चों को डिफिकल्ट लगता है।
तो इसमें आपको क्या करना है, नंबर 1, एक तो आपको सिंपल एक ही जर्नल एंट्रीज पास करनी होती है, गेनर टू सैक्रिफाइजर, और बेसिकली क्या होगा, जो भी पार्टनर्स का डेबिट आएगा उसे डेबिट और क्रेडिट आएगा तो क्रेडिट। तो इस एंट्री के लिए, एक जर्नल एंट्रीज के लिए हमें ये एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ता है। मैंने ये वाला एडजस्टमेंट टेबल आपको सिखाया है, ये थोड़ा बड़ा होता है बट इसमें कैलकुलेशन अच्छे से हो जाती है। इसका एक छोटा टेबल भी होता है, प्लस माइनस, क्रेडिट वाले प्लस, डेबिट वाले माइनस। अगर आप लोगों ने उसके हिसाब से करा है तो उसके हिसाब से भी आप कर सकते हो, अगर आपके टीचर ने, मैडम ने स्कूल में वैसे सिखाया है तो। बाकी मैंने ऐसे सिखाया, आप ऐसे करोगे, दैट विल बी सफिशिएंट। अब इसमें क्या करना होता है, सुनो, सबसे पहले जो रॉन्ग प्रॉफिट होता है ना, उसको आप क्या कर लो, उसी रेशो में आप रिवर्स करके लिख लो, रिवर्स करके, गलत वाला उल्टा। हमने 11th में भी सीखा था, जो आपने गलती की हुई है, जो एरर किया हुआ है, जो मिस्टेक किया हुआ है, उसको रिवर्स करो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाले चैप्टर में। सर ये P&L एडजस्टमेंट्स अकाउंट की तरह ही ये टेबल होता है, ठीक है, एक तरीके से P&L एडजस्टमेंट अकाउंट होता है। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट का मतलब क्या है, एडजस्टमेंट अकाउंट तभी हम बनाते हैं जब हमने कोई गलती कर दिया है, कोई मिस्टेक कर दिया है अकाउंट बनाते समय, या कोई चीज़ छोड़ दी है हमने, हमसे छूट गया है। एरर एंड मिस्टेक्स को ठीक करने के लिए एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं या P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं, और उसको जर्नल एंट्री के थ्रू ठीक कर देते हैं। अब गलती कई सारी हो सकती है, 4-5, क्या पता हमने सैलरी नहीं दिया, हमने सैलरी ज़्यादा दे दिया, हमने सैलरी कम दिया, इंटरेस्ट एंड कैपिटल ज़्यादा दे दिया, 10% की जगह 12 दे दिया, या 10% की जगह 9% ही दिए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कई सारी गलतियां होएगा। तो अगर सारी गलतियों के लिए अलग अलग एंट्री करोगे तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है जी। तो इसलिए हम सारी एंट्रीज़ को इकट्ठा एक जगह पे उसको नेट कर देते हैं, और फिर एक ही बार उसकी एंट्री पास कर देते हैं, ताकि हमारा रजिस्टर्स भी साफ़ सुथरा दिखे, ठीक है जी। तो इसलिए हम एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। इसमें क्या करना है, देखो, यदि आपने गलती से प्रॉफिट को बांट दिया पहले ही, ठीक है, तो वो गलत प्रॉफिट है, तो उसको रिवर्स मंगाओ। नॉर्मली प्रॉफिट फॉर्म का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये ए और बी का मतलब है पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो P&L एप्रोप्रिएशन में डिविजिबल प्रॉफिट होता है डेबिट में, और पार्टनर्स के कैपिटल में, क्रेडिट साइड में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन वो ऑलरेडी गलती से बांट दिया तो उसको वापस मंगाओ पहले। अगर वापस मंगाएंगे तो हम फॉर्म में क्रेडिट करेंगे और पार्टनर्स में डेबिट करेंगे रॉन्ग प्रॉफिट को। इसके बाद जो गलती वाली चीज़ें, ये 3 ही चीज़ें गलती करा सकता है, मेनली 4 हैं, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो एप्रोप्रिएशन के आइटम है, और ज़्यादा गलती नहीं कराएगा। जो एप्रोप्रिएशन वाली गलतियाँ हैं उसी को ठीक करनी है हमें। तो या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर्स की सैलरी और कमीशन। तो इसमें याद रख लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी और कमीशन तो एक ही तरफ वाले आइटम होते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट वाले होते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट वाला होता है P&L एप्रोप्रिएशन के। तो अगर आपने गलती बांटा हुआ है, मतलब 10 की जगह 12 दिया हुआ है या 10 की जगह 9% दिया हुआ है, तो गलत किया हुआ है आपने, तो गलत वाले को आप उल्टा करोगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स P&L एप्रोप्रिएशन में आता तो क्रेडिट साइड है, लेकिन आपने गलत किया हुआ है तो उसको डेबिट साइड में लिखोगे। P&L एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है आता तो क्रेडिट साइड में है, अगर आपने गलती किया हुआ है तो उसे आप कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड में। तो पार्टनर्स में क्रेडिट करना पड़ेगा। सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स P&L एप्रोप्रिएशन में आप लिखते डेबिट साइड में हो। P&L एप्रोप्रिएशन का मतलब ये फॉर्म वाला। तो गलती किया हुआ है तो रिवर्स करो, तो आप इन दोनों को क्रेडिट में करोगे और पार्टनर्स में डेबिट में करना पड़ेगा। समझ रहे बात को। और करेक्ट एप्रोप्रिएशंस क्या होता है, करेक्ट एप्रोप्रिएशन को ओमिशन भी कहते हैं, और जो रॉन्ग वाले को एरर भी कहते हैं। अगर मान लो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही भूल गए, छूट गया, आपसे ओमिशन हो गया, तो उसको ठीक लिखना है, करेक्ट करना है, करेक्ट लिखना है हमें, ठीक है। हमने सैलरी दिया ही नहीं, अभी देना था, दिया नहीं, भूल गए, तो उसको सही लिख दो। गलती तो नहीं किया तो रिवर्स मत करो, हमसे लिखना ही हम भूल गए, छूट गया है, तो सही जगह पे उसको लिख दो, तो अपने आप वो गलती ठीक हो जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन सही वाली चीज़ें हैं, तो P&L एप्रोप्रिएशन में हम उसे डेबिट लिखते हैं तो डेबिट साइड में लिख दो, और पार्टनर्स में क्रेडिट कर दो, पार्टनर्स में उसे क्रेडिट कर दो। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स छूट गया है तो आप P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट में लिखते हो तो क्रेडिट में लिख दो, और पार्टनर्स में आप डेबिट कर दो, खत्म। और लास्ट में नेट इफेक्ट निकालना। नेट इफेक्ट के लिए सबसे पहले फॉर्म को आप टोटल करो, इसकी दोनों साइड टोटल टैली हो जाएगी, इसमें निल, और या तो डिफरेंस डेबिट में आएगा या क्रेडिट में, किसी भी साइड आ सकता है, डेबिट में या फिर क्रेडिट में, किसी भी साइड आ सकता है। तो डेबिट में आएगा तो डेबिट में लिखो, और क्रेडिट में आएगा तो क्रेडिट में लिखो। यदि डिफरेंस जो है डेबिट में आता है, डेबिट में, तो पार्टनर्स में ये क्रेडिट में बट जाएगा करेक्ट रेशो में। और यदि डिफरेंस जो है डेबिट साइड की जगह क्रेडिट साइड में आता है, तो पार्टनर्स में आप इसको डेबिट साइड में करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के रेशो में आप इसको क्या कर दोगे, बांट दोगे, करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में।
और लास्ट में इन दोनों का टोटल आप करना पार्टनर्स का। यदि मान लो डेबिट साइड 5,000 आया, क्रेडिट साइड 6,000 आया, और इसका जो है डेबिट साइड आया 12,000 और ये आया है आपका 11,000, तो इस वाले को आप क्रेडिट कर दोगे 1,000 से और इस वाले को आप 1,000 से डेबिट कर दोगे, जो ज़्यादा साइड आता है वो। तो इसका मतलब है बी के कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करोगे, यानी बी गेनर है, ठीक है। तो यहाँ पे डेबिट करोगे बी और ए को आप क्रेडिट कर दोगे, दैट विल बी सफिशिएंट। तो इस टाइप से जनरेटिव हम बनाते हैं। एक छोटा सा इलिस्ट्रेशन में करा देता हूँ, ये एक को क्वेश्चन करा देता हूँ, क्योंकि ये क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 2019 के आपके एग्जाम में आया था 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन। क्या है, ध्यान से देखना जरा, सुनो। कह रहा है ए बी सी वर पार्टनर्स, देयर फिक्स कैपिटल वर 60,000, 40,000 एंड 20,000 respectively. Their profit sharing ratio was 2:1. According to the partnership deed, they were entitled to interest on capital 5% per annum. In addition, क्या है? In addition, ये 8 was also entitled to, अच्छा ये B है. B was also entitled to draw a salary of 1,500 per month. C was entitled to a commission of 5% on net profit after charging interest on capital, but before charging salary payable to B. ठीक है, ये सब कैलकुलेट करने आना चाहिए, ठीक है ना। ये सब हमने पिछले वाले टॉपिक में करा था। आगे कह रहा है नेट प्रॉफिट कितने हैं, 80,000 है, वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स विदाउट प्रोवाइडिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। ओहो, ये बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन और सैलरी दिए हुए इसने प्रॉफिट को बांट दिया। तो हमसे गलती ये हो गया कि हमने सारे आइटम को देना भूल गया, यानी लिखना भूल गया, ओमिशन हो गया, ठीक है जी, ओमिशन। तो इसमें प्रॉफिट को गलती हमने बांट दिया था। तो देखो जी, ये जर्नल एंट्रीज के लिए पहले जगह छोड़ेंगे, और ये एक्स्ट्रा बनाया हुआ, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है। P&L एप्रोप्रिएशन है करेक्टेड वाला, ये नहीं बनाना आपको, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है। देखो जी, सबसे पहले आप क्या करोगे, जो रॉन्ग प्रॉफिट इसने नीचे लिखा है, रॉन्ग प्रॉफिट को आपने ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया था, कितने, 80,000 प्रॉफिट। तो इसको वापस मंगाओ, आप क्या कर दोगे, यहाँ पे इसको डेबिट कर दोगे 80,000 को, और ये यहाँ से ऊपर में थोड़ा सा वो हो गया है, तो ये 80,000 को जब आप क्या कर दोगे, डेबिट करो, सॉरी क्रेडिट करोगे, वापस मंगाना है, तो आप पार्टनर्स में कितने कितने डेबिट करोगे, 13,300, 26,607 और 40,000। इसके अलावा अब आप इसको करेक्ट चीज़ें दोगे, क्या क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% के हिसाब से, कमीशन 5% के हिसाब से, सैलरी 1,500 इंटू 12 सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा, बी को। तो ये सारी चीज़ें करेक्ट दोगे, तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी जो है करेक्ट देना है, तो फॉर्म में यानी P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड और पार्टनर्स में क्रेडिट साइड, सिर्फ बी को मिलेगा 1,500 इंटू 12, 18,000 की सैलरी। और कमीशन की बात करें तो कमीशन भी इसको दे दिया जाएगा 3,700, ठीक है, सी को मिलेगा। और अब हम डिफरेंस निकालेंगे और जो करेक्ट प्रॉफिट है उसको हम बांटेंगे, तो करेक्ट प्रॉफिट जो है आपका इतने से डिफरेंस आएगा, जो कि डेबिट होएगा फॉर्म में और इसमें क्रेडिट हो जाएगा, समझ रहे हो। और लास्ट में हम क्या कर देंगे, अब टोटल कर देंगे, तो टोटल देखो ए का 40 और 23,9 आया, तो इसमें डेबिट साइड में जितने से ज़्यादा आया तो ए के अकाउंट को डेबिट करोगे, इसमें 40,000 क्रेडिट साइड में ज़्यादा है तो जितने से ज़्यादा है इसको क्रेडिट करेंगे, और सी वाले में इसमें टोटल लिखा हुआ नहीं है बट इसका क्रेडिट साइड का आएगा ज़्यादा, तो ए डेबिट टू बी टू सी कैपिटल अकाउंट, तो ये इसकी जनरल एंट्रीज हो जाएगी। और अगर कैपिटल बोलेगा कैपिटल, करेंट बोलेगा करेंट, फिक्स कैपिटल तो करेंट, नहीं फ्लक्चुएटिंग तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट हो जाएगा। तो ये एक सवाल मैंने करा दिया, बाकी एक और क्वेश्चन 70 है, ये आप घर पे कर लेना। अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं जी, दैट इज कॉल्ड गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ अ पार्टनर। गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ अ पार्टनर, तो इसमें देखो 3 टाइप की गारंटी होती है। गारंटी में क्या होता है ना, गारंटी में क्या होता है कि एक तो होगा अगर किसी फॉर्म ने किसी पार्टनर्स को, पार्टनरशिप फॉर्म ने गारंटी दिया है कि भाई तेरा मिनिमम प्रॉफिट इतना तो रहेगा ही रहेगा, इससे कम प्रॉफिट नहीं होएगा। मान लो पार्टनरशिप फॉर्म ने 3 पार्टनर ए बी सी, और फॉर्म ने सी को बोला कि सी देख तेरा प्रॉफिट जो है ना कम से कम तेरे को 10,000 दूंगा ही दूंगा, ठीक है जी। अगर इससे कम तेरा प्रॉफिट का हिस्सा आता है पार्टनरशिप फॉर्म में तो उसकी भरपाई मैं करूंगा, फॉर्म करेगी। दूसरा केस क्या होता है कि किसी पार्टनर्स को गारंटी कोई अदर पार्टनर्स देता है कि भाई तेरा प्रॉफिट 10,000 जो है मिनिमम होगा, अगर 10,000 से कम आएगा तेरा हिस्सा साल के एंड में तो मैं पर्सनली तेरे को दूंगा। कई बार 2 पार्टनर्स मिलकर गारंटी देते हैं, कई बार सारे पार्टनर मिलकर देते हैं, कई बार एक ही पार्टनर मिलकर गारंटी देता है। तीसरा केस होता है जब पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म को गारंटी देता है कि साहब मैं मिनिमम इतने रुपए अर्न करके आपको दूंगा,
मिनिमम इतने रुपए आपको अर्न करके पार्टनरशिप फॉर्म को दूंगा। तो ये 3 केसेस हैं, इस पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन है आपके बुक में 88 और एक इलिस्ट्रेशन से, तो आप वो कर लेना, ये बहुत कम चांसेस आने के, मेनली ये और ये होता है, ये भी ठीक है, सबसे ज़्यादा पार्टनर्स वाला होता है। ओके, अब इसमें देखो जी, यहाँ पे इलिस्ट्रेशन से समझ लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन है 73 है आपके बुक में। 73 कहता है 2 पार्टनर है मोहित एंड शोभित, रेशो है 3:2। रोहित को एडमिट किया है 16 शेयर्स के लिए, रोहित को एडमिट किया 16 शेयर्स के लिए, और रोहित को बोला भाई देख तेरा मिनिमम जो प्रॉफिट है ना 10,000 होगा, हम गारंटी देते हैं तेरे को 10,000 की प्रॉफिट होगी। ठीक है, अगर उससे कम होएगा तो हम तेरे को पैसे एक्स्ट्रा देंगे जितने भी डिफरेंस होएगा। और ये गारंटी किसने दिया? जब कुछ नहीं बोलेगा तो इसका मतलब है गारंटी पार्टनरशिप फॉर्म ने दिया, अदरवाइज लिखा होगा किस पार्टनर ने पर्सनली गारंटी दिया है, नहीं होएगा तो हम मानेंगे फॉर्म ने गारंटी दिया। ठीक है जी, आगे लिखा हुआ है प्रॉफिट जो है कितना हुआ टोटल फॉर्म का 54,000। तो अब हम क्या करेंगे, देखो P&L अप्रोप्रिएशन बनाएंगे सिंपल, जो हमने ऑलरेडी सीखा है। 54,000 प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट लिख दिया। अब जो रेशियो है 3:2 और ये नया है 1/6, तो हमें 1/6 पहले इसका निकाल दो जी रोहित का। तो सबसे पहले रोहित का निकालना है जब भी फॉर्म गारंटी देती है। तो 54,000 का 1/6 निकालोगे तो 9,000 ही आया। हमने गारंटी दिया है 10,000 रुपये रोहित को, उसको प्रॉफिट मिल रहा है कितने का? 9,000 का, 1,000 कम आ रहा है। तो रोहित क्या कहेगा, भाई तूने तो गारंटी दिया था 10 का, 1,000 और दी, मेरे को टोटल 10,000 चाहिए। और ये गारंटी किसने दिया? जब कुछ नहीं लिखा तो हम मानेंगे पार्टनरशिप फॉर्म ने गारंटी दिया है। तो सबसे पहले आप सीधा सीधा रोहित के कैपिटल अकाउंट को 10,000 लिख दो, रोहित के कैपिटल अकाउंट को 10,000 लिख दो, बस 2-4 मिनट और पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो, खत्म होने वाला। और जो प्रॉफिट बच गया तो 54 माइनस जब 10 कर लोगे आप तो 44,000 की क्या बच गई? रिमेनिंग प्रॉफिट। अब इस 44,000 को इस रेशो में इन दोनों पार्टनर्स को बांट दो, सो सिंपल, क्योंकि गारंटी पार्टनरशिप फॉर्म ने दी। तो जो 44 बच गया, जब आप इस 44 को किस रेशो में ये निकालोगे 3:2 में, तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा। इसके अलावा 2 क्वेश्चन और है, ये दोनों कराऊंगा। एक, जब गारंटी कोई पार्टनर्स देता है, इसमें 3 पार्टनर है XYZ, इसकी रेशियो है 4:3 एक्स ने पर्सनली गारंटी दिया है Z को कि Z तेरा जो है ना आफ्टर इंटरेस्ट कैपिटल तो तेरे को मिलेगा ही, उसके बाद तेरा जो प्रॉफिट होएगा ना 80,000 से कम होने नहीं दूंगा मैं। अगर 80,000 से कम आया तेरा प्रॉफिट तो एक्स कह रहा है एक्स मैं अपने प्रॉफिट में से तेरे को पैसे दूंगा निकाल के, पार्टनर्स दे रहा है इस बार गारंटी। अब आगे कह रहा है XYZ तीनों का कैपिटल बताया हुआ है, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है 10% के हिसाब से। और ये कह रहा है प्रॉफिट कितने हैं, साल के एंड में पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट है 1,60,000। तो P&L अप्रोप्रिएशन आपको बनाना है सिंपल वे में, P&L अप्रोप्रिएशन बनाएंगे, 1,60,000 प्रॉफिट हो गया। अब इसमें सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो जी तीनों पार्टनर्स को। अब जो बच गया प्रॉफिट, दिस इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। तो इस डिविजिबल प्रॉफिट को आप क्या करोगे, इस रेशो में हिस्सा निकालोगे 4:3:3। जब 4:3:3 हिस्सा निकालेंगे ना, कहाँ है डिविजिबल प्रॉफिट, अलग से नहीं निकाला क्या, आधा यहाँ पे आ जाओ जी। जब 4:3:3 आप निकालोगे किसका, 1,27,500, तो मेनली किसको गारंटी दिया है उसका पहले निकालो। Z को गारंटी दिया गया है 3/10, तो जब आप इसका 3/10 निकालोगे तो कितना आएगा, 3,8,250 आएगा। तो इसको गारंटी कितने की दी हुई थी। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ध्यान से देखना, इसमें एक और भी चीज़ है, ये क्वेश्चन 75 है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। इसमें इंपॉर्टेंट ये था कि ये जो 80,000 का प्रॉफिट है ना, ये 80,000 का प्रॉफिट है, और ये जो बिजनेस स्टार्ट करा है वो 1 अक्टूबर को करा है, तो 80,000 पूरे 1 साल के प्रॉफिट्स के लिए गारंटी दिया है। तो आधे साल की गारंटी उसकी 40,000 की होगी। ठीक है, पूरे साल के लिए 80,000 की गारंटी दी कि भाई पूरे साल अगर बिजनेस करेंगे तो 80,000 तेरे को प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन इस साल तो बिजनेस सिर्फ 6 महीने हुआ, तो आपको सिर्फ 40,000 की प्रॉफिट होगी। 6 महीने 6/12 करेंगे तो 80 की जगह 40,000 हो जाएगी। तो अब हमने यहाँ पे जब निकाला तो 38,250 इसको प्रॉफिट आया। तो डिफरेंस 40,000 में कितना है, 1,700। तो ये 1,700 कौन पे करेगा, पर्सनली एक्स पे करेगा। तो एक्स का जो हिस्सा आएगा उसमें से इसको माइनस किया जाएगा, 4/10 जो आएगा। जब आप इस 1,27,500 को 4/10 करते, ये एक्स का आता, और ये वाई एंड जेड दोनों का 3/10 है तो इक्वल ही आएगा। तो वाई का तो यही आ गया, लेकिन ये जो आएगा ये आएगा 51,000। तो एक्स में से 1750 घटा देंगे और जेड में इसको ऐड करके 40 तक पहुंचा देंगे। तो ये पार्टनर्स ने गारंटी दिया। और एक लास्ट क्वेश्चन है 88, जिसमें वो मिनिमम अर्निंग की गारंटी देता है, पार्टनर देगा फॉर्म को।
ये 3 पार्टनर है ABC, इनकी रेशियो है 3:2:1। इसमें C कह रहा शीज शेयर्स ऑफ प्रॉफिट्स गारंटेड टू नॉट बी लेस देन 15,000 एंड B गिव्स गारंटी। देखो इसमें पार्टनर B गारंटी दे रहा है फॉर्म को कि भाई मैं कितने रुपए अर्न करके दूंगा, एनुअल ग्रॉस फी जो है ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है जी, विच ऑन एन एवरेज वर्क्स आउट 25,000। और इसमें साथ में इसमें C को भी गारंटी मिल रही है प्रॉफिट्स का। अब कुछ नहीं है तो फॉर्म हम मान के चलेंगे फॉर्म ने दिया है, और B फॉर्म को दे रहा है कि हम इतने मिनिमम कमा के देंगे। फर्स्ट ईयर्स का जो प्रॉफिट है 75,000, वेयर एज ग्रॉस फी अर्नड बाय B ने सिर्फ 16,000 का फी अर्न करा। उसने B ने बोला था मैं 25,000 कमा के दूंगा फॉर्म को, लेकिन सिर्फ 16,000 का दिया। तो इस केस में क्या होगा, देखो 75,000 जो प्रॉफिट है वो तो लिख लेंगे, और जितने से कम है, जितने से B ने अर्निंग कम कराए, 25 बोला था सिर्फ 16 कमाया, तो 9,000 रुपये इसने कम अर्न करके दिया, कम कमा के दिया। तो उतने 9,000 से उसके कैपिटल को डेबिट करेंगे। तो बाय B's कैपिटल अकाउंट, यानी कैपिटल को डेबिट कर रहे हैं पार्टनर्स के, और P&L अप्रोप्रिएशन में उतना पैसा और हम B से लेंगे। तो ये हो गया डेफिशिएंसी, ठीक है जी। और इन सब को हम क्या कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो C का क्या होएगा, C को तो पूरा 15,000 देना है, बाकी जो बच जाएगा वो AB को दे दिया जाएगा। अगर C का उतनी ही आ जाएगा, देखो C का आया सिर्फ और सिर्फ 14, तो C का 14 आएगा तो इसको 1,000 और दे दो, तो इसमें 14 में एक और प्लस कर दो, तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा हुआ है, ठीक है जी, उसको आप उस रेशो में बांट दोगे, तो इसका आ जाएगा 41, 4 एंड 27, क्योंकि फॉर्म ने गारंटी दिया C को। तो ये एक लास्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप कर लेना घर पे। तो यहाँ तक था, मैंने आपको पूरे चैप्टर्स का रिवीजन करा दिया। और किसी को इसमें कुछ पूछना है तो बता दो। पार्टनर्स कैपिटल वाला मैंने क्वेश्चन नहीं कराया था, कैपिटल और करंट, वो आप घर पे कर लेना। बताओ जी, हो देवंश, कहाँ हो, एक बार रिप्लाई कर दो। और कुछ पूछना है इसमें? हाँ जी देवंश, ठीक है जी, सबको समझ में आ गया? कार्तिक ने जवाब दिया, बाकी लोग कहाँ हैं भाई? यस दिशा, ठीक है जी। अब 1 सेकेंड देना, रुको, पहले इस क्लास को एंड कर लिया जाए, ठीक है। अब इसमें अभी तक किसी को कोई डाउट तो नहीं पूछना, पहले तो बता दो, हमने टोटल ये सारे के सारे हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया, रिवीजन कर लिया। 4 to 6 मार्क्स ये मान के चलो फाइनल एग्जाम में आएगा इस चैप्टर से, बट कई बार 8 नंबर के भी क्वेश्चन आए। डेफिनेशन, फीचर्स, पार्टनरशिप, बेनिफिट्स, रूल्स, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पास्ट एडजस्टमेंट एंड गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है जी। तो इसे हम यहीं पे एंड करते, ये हमने आज जो है पूरा ये चैप्टर रिवाइज कर लिया, ठीक है जी।